वेलकम एवरीवन। आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर हरमिंदर सिंह, जो डायरेक्टर हैं सिंह एसोसिएट्स के, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर्स लेते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं राजस्थान में। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। जो लोग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी हैं और वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उनका तजुर्बा जो पिछले 40 साल का है वो 1982 से इस इंडस्ट्री में है और 82 से वो अपनी कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, टेंडर्स लेते हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उनको पूरा करते हैं, सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं अपना बिजनेस। और बहुत अच्छी रेपुटेशन है अमंग गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के साथ बहुत देर से काम कर रहे हैं। तो इनका जो तजुर्बा है आप सबके काम आएगा, जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और वो रिलेट कर सकते हैं, जिनके साथ सिमिलर चैलेंजेस अगर वो फेस कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प होगी इनके तजुर्बे से। इनके बारे में जितना बताएं उतना कम। अभी अपने आप खुद भी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन हर इंसान का अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, और दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें सीखने को मिलता है। जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं उससे हमें सीखने को मिलेगा। आज इनसे बात करते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं कि इतने साल 40+ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, 44 ईयर्स का, वो हमारे किसी काम आ सकता है। और जो यंग बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो लोग ऑलरेडी भी हैं और उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इनके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के कैसे काम आ सकते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं, आगे की जो बातचीत है वो कंटिन्यू करें। हाँ जी हरमिंदर जी, कैसे हो आप? और वेलकम टू द शो। First of all, I am thankful to you for calling me and taking my interview. मैं जैसे बताया है आपने, मैं 1981 से कंस्ट्रक्शन के काम पे हूँ। लकली मुझे सबसे पहला प्रोजेक्ट ही ऐसा मिला था, बहुत बड़ा टफ प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास कंड्यूट एट पावर हाउस 1 और PH1 माई प्रोजेक्ट बांसवाड़ा। वहाँ मैं जब नया आया था, पहला काम शुरू किया था, मैंने देखा था उससे पहले गुजरात की प्राइवेट फर्म भी काम कर रही थी, कंस्ट्रक्शन कर रही थी, इनटेक बना रही थी पावर हाउस का सब कुछ, लेकिन वो वहाँ से गवर्नमेंट में फेल हो गई। गवर्नमेंट ने ऊपर 2 और 3 का एक्शन लेके खुद काम शुरू कर दिया। तो पहले तो मैं घबराया कि भी इतनी बड़ी फर्म भाग गई यहाँ से काम छोड़ के। तो मैं तो भी जस्ट आई वॉज न्यू टू द वर्क, तो फिर भी हिम्मत की। वहाँ का तजुर्बा अफसरों ने भी बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड ऑफिसर से पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे कि भी कोई भी परेशानी आई है तो बताइए। क्या पहला काम था, बड़ा टफ था, पावर हाउस की काम था, रिस्की काम था, कई बार उसमें हमारे रिस्क में लाइफ भी बची। पाइप वगैरह का काम था, हैप्रोबोला, पैराबोला, एलिप्स की शेप में शटरिंग की है। आम तो लोग रेक्टेंगुलर शेप में करते हैं या राइट एंगल में, हमने उस शेप में शटरिंग की, तो सीखा, बहुत कुछ सीखा उस काम से। पावर हाउस 1 के वहाँ पे साथ में पावर पोर्टल बनना था, इनटेक का काम था। पावर हाउस मीन्स जहाँ बिजली जनरेट होती है, वो पूरा फिर अब समझ में आया हाइडल से कैसे बिजली जनरेट होती है। वो आई वॉज लकी कि मीन्स सबसे पहला प्रोजेक्ट ही मुझे टफ और बहुत लर्निंग प्रोजेक्ट था। यंग एज थी, नेचुरली सीखने को मिलता था, सीखते थे, अफसर भी कोऑपरेट करते थे। पूरा सीखा कैसे बिजली पैदा होती है हाइडल चैनल से, कैसे फिर पानी को वहाँ से करके डिस्पोज ऑफ किया जाता है, बिजली पैदा करके वेस्ट वाटर के इनटेक को, अगर पावर हाउस को साफ़ करना तो ये बाईपास कंड्यूट बनती है कि उसकी सफाई हो तो पानी वगैरह फिर बाईपास कंड्यूट से। वो मैकेनिकल था, पूरा मैकेनिकल प्लस सिविल जॉब मैंने सक्सेसफुली किया, विद इन टाइम किया, विदाउट एनी पेनल्टी, और डबल द कॉस्ट किया। उस वक्त 1982 में ऑर्डर मिला था अराउंड 14 लाख का था, और जो अराउंड 30 लाख में फाइनल हुआ था। उसमें मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज भी देखी, सब कुछ है कि भी जैसे एक उसमें था कि मैं ड्राइंग के अंदर था कि आपको डिपार्टमेंट प्लेट देगा, MS शीट देगा, तो MS शीट का साइज़ दिखा था 8 मीटर बाय 2 मीटर, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमें सप्लाई की 4 मीटर बाय 1 मीटर की शीट। तो नेचुरली फिर हमें उसके वेल्डिंग डबल हो जाती है, रोलिंग 4 टाइम्स हो जाती है, री हैंडलिंग 4 टाइम्स हो जाती है, ग्राइंडिंग डबल हो जाती है। तो मैंने वहाँ उनसे फिर मांगा कि भी मुझे इसका 3 टाइम्स आप दे, 4 टाइम्स सब कुछ है ऑन एन एवरेज, 3 टाइम्स मेरा जो रेट है वो दिया जाए। क्योंकि वहाँ के अफसर समझदार थे, समझते थे दूसरों का दिक्कत, आजकल नहीं समझते, उस वक्त समझते थे। तो उन्होंने देख के मुझे डबल रेट के अंदर उसकी पेमेंट भी दे दी, और भी बहुत कुछ सीखा वहाँ से। फिर कई चीज़ें थी, विभाग चाहता हुआ था लेकिन एग्रीमेंट से ऐसे बंधा हुआ था वो नहीं दे पा रहा था, तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज था। फिर मैं आर्बिट्रेशन में गया,
फिर वहाँ पर आर्बिट्रेटर ने जो मांगा दिया, इसमें ये नहीं कि मीन्स मैं आई वॉज सरप्राइज्ड कि मीन्स मैं पहले अटैम्प्ट में मैं जो कुछ कर रहा हूँ और मतलब सक्सीडेड इन इट। डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो एडवोकेट था उसने भी मुझे लेटर ऑन अप्रिशिएट किया, तो मैं बहुत इनक्रेज हुआ जब उसने मुझे BS सुरुप्रिया करके थे, अब तो वो नहीं है खैर, तो ये इनक्रेज्ड कि मीन्स यू डिजर्व इट। और उन्होंने अवार्ड के ऊपर सीधा लिख के दे दिया था इट्स पेबल, और कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन पेड लेस देन एक्चुअली ही शुड बी पेड। तो उससे बूस्टअप हुआ, उसके बाद फिर काम चलता रहा अपना, किया पोर्टल में काम किया। आपने ये जो आपने बताया ये आपका पहला प्रोजेक्ट था जो बहुत चैलेंजिंग था और आपने इससे सीखा, पैसे कम कमाए या नहीं कमाए आप, लेकिन आपने बहुत सीखा और आपको उस टाइम ऑफिसर्स जो मिले जैसे आपने बताया वो सपोर्टिव थे, समझते थे चीज़ों को, लेकिन जो चैलेंजेस आपने उस टाइम फेस किए उस प्रोजेक्ट में, उससे जो लर्निंग हुई वो आज भी आपके काम आती है, बहुत काम और आती है। वो जैसे आपने बताया कि आपके पैसे कम मिले तो आपने आर्बिट्रेशन में जाके वहाँ पे अपील की और जो बाकी पैसा था वो आपको ग्रांट हुआ, उनके वकील ने भी आपके फेवर में अप्रिशिएट किया और आपको अवार्ड्स भी मिले। बहुत अच्छी बात है। हमें ये जानना है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे, पहला ये कि आपकी एज क्या थी और आप इस इंडस्ट्री में उस टाइम एंटर कैसे किए, किसने आपको इनकरेज किया, किसको देख क्या मोटिवेट हुए कि मैंने यही करना है, और फिर आपने अपनी पूरी लाइफ इस काम को दी। ऐसे मेरे फादर भी कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने दिल्ली में बनाई, न्यू दिल्ली में बनाई। कौन कौन सी बनाई? आज़ादपुर का एक रेलवे स्टेशन था वो बनाया है, हाउस कॉस्ट में एक बिल्डिंग थी वो है, पंजाबी बाग में क्वार्टर्स थे, रेलवे क्वार्टर्स, उन्होंने वो कंस्ट्रक्ट, मैं तो खैर पढ़ता था उस वक्त, लेकिन जस्ट आई यूज्ड टू गो ओवर देयर। तो गवर्नमेंट के टेंडर्स लेते थे वो? गवर्नमेंट के भी थे, प्राइवेट के भी थे, उनके वहाँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी करते थे, लेकिन वो फिर जनता पार्टी के राज के अंदर वहाँ क्या इमीडिएटली शूट अप हो गए, सीमेंट स्टील के रेट वगैरह शूट अप हो गए, तो वो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो यहाँ फिर उन्होंने लॉस हुआ, तो मैं तो पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था सब है, तो मुझे उन्होंने बांसवाड़ा भेजा किसी दूसरे की जाके किसी को पैसे दे दें, कि उनका ही वर्कर था, 25,000 देने। तो मैंने आकर देखा, मैं आई वॉज शॉक्ड कि 5,000 तो मेरे सामने ही उसने शराब में वालों को या मच्छी या मीट वालों को बेच। तो आई वॉज शॉक्ड कि भी इतनी मुश्किल से कमाई हुई चीज़ है और उसने यूं ही बांट दी है। और वो फर्स्ट वर्क था जो मैंने आई वॉज नॉट रेडी टू सुपरवाइज इट, मैं उस काम से नहीं गया, लेकिन मैं देखा इतना कुछ है तो ये तो सब खराब हो जाए, तो आई स्टेड ओवर देयर। फादर ने कहा था नहीं, यू बेटर फाइनलाइज ऑल दिस और हायर एजुकेशन वगैरह ले लो, लेकिन वो वक्त ऐसा था, मेरे फादर भी बहुत डिस्टर्ब थे, सब कुछ था, तो आई डिसाइडेड नहीं, आई विल गो फॉर इट। तो फिर मेरा ब्रदर भी इंटेलिजेंट था, तो मैं कहा चलो मैंने तो यहाँ तक कर लिया, ब्रदर फर्दर इंजीनियरिंग कर लेगा, जो मेरा जो होना हायर स्टडीज कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे को अमेरिका से भी, कैलिफोर्निया और कई जगह से मैंने सारे इंटरव्यू पास कर लिए थे, वहाँ आई वॉज सिलेक्टेड फॉर स्टडीज़ ओवर देयर ऑल्सो। आई अप्लाइड फॉर अराउंड 17 प्लेसेस में दिए थे, तो जिसमें से मैंने 14 क्लियर कर दिए थे। टोफल पेपर उनका इंपॉर्टेंट था, वो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। टोफल पेपर देने भी मैं पिलानी गया, आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। मैंने वहाँ जाकर देखा, एट दैट टाइम माई एज वॉज अराउंड 17 ईयर्स, तो मैंने तो देखा मेरे से 30 ईयर्स के एज के आए हुए हैं, 35 ईयर्स के सब आए हैं। तो उनसे मैं पूछा भी इतनी एज के क्या बोलते, हमने तो 6 बार अटैम्प्ट कर दिया, हम तो सक्सीड नहीं हुए। लेकिन लकली आई अटेम्प्टेड वेरी पहली फर्स्ट अटैम्प्ट में आई वॉज सक्सीडेड, इसलिए फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। मेन टोफल पेपर होना था, बाकी जो एजुकेशन थी। तो आप अमेरिका के लिए क्वालिफाइड थे, आपने एग्जाम दिए थे, आपके एडमिशन हो गए थे, लेकिन फिर आपकी किस्मत या आपकी जो रास्ता था वो आपको मैंने यही देखा कि भी वहाँ जाएंगे भी सब खर्चे सब हैं, और इधर फादर का भी डाउनफॉल बहुत तगड़ा था। आई वॉज नॉट एबल टू सी हिम लाइक दैट, तब सब चीज़ उन्होंने अच्छे चल रहे थे, लेकिन वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बूस्ट अप किया इन सब चीज़ों। ये फिर मैं आई माई सेल्फ डिसाइडेड, आपने खुद डिसाइड करके चलो फैमिली को सपोर्ट करना है और इस लाइन में घुसता हूँ और लेट्स सी। और जो पहला आपने बताया कि जो पहला प्रोजेक्ट लिया वो इतना चैलेंजिंग था जिससे आपने सीखा। ओके, अब मुझे ये जानना है कि जब आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हो, तो अभी तक के मुश्किल से मुश्किल कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट लिए, कहाँ का लिए, और आपने सिर्फ और कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ काम किया है? मैंने PWD में भी काम किया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी बांसवाड़ा के हॉस्पिटल की, उसमें 2nd फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना वो किया, मेजर एनिकट्स बहुत बनाए, एक्वाडक्ट्स बनाए, कैनाल वर्क बहुत किए, एक्सवेशन की, कैनाल वर्क किया, ब्रिजेस बनाए। चैलेंजिंग सबसे पहला जॉब तो यही मान के PH1 में जो पावर हाउस में बाईपास कंड्यूट बनाया, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग मैंने लाइफ में कुछ नहीं देखा। लर्निंग ऑल्सो, इसमें मैंने कुछ कमाया नहीं,
आई लॉस्ट मीन्स इन फाइनेंशियली ओवर देयर। लेकिन एक तरह से जैसे समझते हैं कि कॉलेज में लड़का जाता है डोनेशन देता है तब जाकर कईयों में पढ़ता है इंजीनियरिंग करता है, ये समझ लो मैं 2-3 साल थे एज आई डोनेटेड टू माई वर्क फॉर बिजनेस फॉर लर्निंग एंड ऑल्सो। ये बहुत अच्छी बात की। आजकल हम यंग उम्र में सबसे पहले तो देखते हैं भी पैसे कितने मिल रहे हैं, सैलरी कितनी मिल रही है, या हमें कमाई कितनी होगी, तो धंधे में उतरते हैं, जिस काम में ज़्यादा कमाई उसमें उतरते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि नॉर्मली बच्चों को जब पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में और वहाँ पे 3-3 साल की फीस भरते हैं, तब जाके सीखने को मिलता है, और वो भी पता नहीं कोई सिखाता है कि नहीं सिखाता, आप सीखते हो कि नहीं, मौज मस्ती करके आ जाते हो। तो जब आप करियर शुरू करते हो, व्हाट आई लर्न कि जब करियर शुरू करते हो तो पैसा नहीं देखना है, सीखना है, और पहले लर्न फिर एल हटा के अर्न। हाँ, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। वैसा है मीन्स अब तो हमने उस शेप में कभी शटरिंग ही नहीं की, जैसा पावर हाउस में हमने काम किया, जो हमारी लाइफ को जितना रिस्क पावर हाउस में रहा, मेरे को, मेरे स्टाफ को, ये नहीं कि मेरा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ मिला मुझे उस वक्त। तो ये ऐसा था कि फ्लाइट जोन होता था, स्लाइड हो रही है, अर्थ पता नहीं लगता था कभी, तो एनी टाइम स्लाइड हो जाता था, हम लोग या कोई भी लेबर उसमें दब सकती थी। क्योंकि लकीली कि फॉर मी थैंकफुल टू गॉड कि कभी हमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बहुत पोजीशंस आई थी कैजुअलिटी की, कई जगह एक गैस का टैंक फट गया, लेकिन चश्मा पहना हुआ था कुदरती, तो आंखों में वो गया नहीं, अपने उसकी गैस का जो इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब सर्वाइव्ड ओवर देयर। और बहुत सीखा, मतलब उससे चैलेंजिंग मेरे ख्याल से बहुत कम ठेकेदारों को ऐसा काम मिला होगा चैलेंजिंग। तो आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ काम किया? आपने सिर्फ राजस्थान में काम किया, उसके बाहर भी किया? अगर सिर्फ राजस्थान में किया तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स के मैं साथ काम किया सिर्फ राजस्थान में। भी राजस्थान में मैं उदयपुर जोन में पूरा काम किया है। सोमकमलम्बा डैम में, आसपुर में एक सोमकमला डैम है, उसका NPPA क्रस्ट 3 ब्लॉक्स का था, वो मैंने बनाया है। एक्वाडेक्ट्स वगैरह बहुत बनाए हैं। इरिगेशन, पहले डिपार्टमेंट इरिगेशन कहा जाता था, उस डिपार्टमेंट में काम, फिर माई प्रोजेक्ट नाम था, माई प्रोजेक्ट में आज की तारीख में उसे वाटर रिसोर्सेज कहा जाता है राजस्थान का। तो मैं वाटर रिसोर्सेज में काम किया, अधिकतर PWD में भी किया, लेकिन कम काम किया वहाँ पे, और सब काम फ्रूटफुल रहे हैं। मेरे को कोई ऐसे कोई परेशानी नहीं आई है। कई ऑफिसर परेशानी होते थे तो हम उसकी तरह मोल्ड हो जाते थे। हम ऑफिसर्स को नहीं, वी कांट चैलेंज देम। कोई ये नहीं कहते हैं कि हमको सारे ऑफिसर्स अच्छे मिले हैं। आप ये मान के चलिए 80% ऑफिसर्स मुझे अच्छे भी मिले हैं, जिससे मैंने ही सीखा है। तो 20% ऑफिसर्स ऐसे थे कि मेरे अगेंस्ट भी थे, क्योंकि भी आई यूज टू चैलेंज देयर मेजरमेंट्स एंड ऑल दैट। तो उनका ईगो हर्ट होता था कि भी ये कॉन्ट्रैक्टर क्यों हमें चैलेंज करता है, वो यार इंजीनियर्स एंड ऑल दैट। वो फिर होता वही था जो मैं बताता भी, सही रहता था, मेजरमेंट्स में सही होती तो थी। ईगो आती थी जब आप मतलब किसी पोस्ट पे कोई बंदा बैठा है, कोई सरकारी ऑफिसर है, तो अगर वो समझदार है तो आपको अप्रिशिएट कर रहा है और वो आपके साथ चल रहा है, वो सही को सही कह रहा है। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो कोटे से ऊपर आए हैं या फिर कोई ईगो में बैठे हैं, अपनी जॉब को एज ए जॉब नहीं ले रहे, और वो चैलेंज करते थे, ये बुरा मानते थे कि हमें आप क्यों बता रहे हो, आपकी ड्राइंग्स, आपकी मेजरमेंट्स को। अच्छा, मेजरमेंट जब होती है तो आप अकेले जाते हो वहाँ पे, आपकी टीम जाती है, और वहाँ से ऑफिसर भी आता है साइड पे चेक करने? हम जॉइंट मेजरमेंट्स करते हैं, ऑफिसर्स को भी साथ लेते हैं, खुद भी साथ रहते हैं, मेजरमेंट करके फिर उनकी मेजरमेंट्स को भी चेक करता हूँ। लेकिन मैं एक बार कॉन्ट्रैक्टर सबको ये कहूँगा कि मेजरमेंट्स खुद लीजिए। आज की तारीख में सब जानता हूँ, सब कुछ है, फिर भी 90% से ज़्यादा मेजरमेंट्स नहीं चढ़ाई जाती हैं। इसलिए आम तौर जोन से हैं मेजरमेंट्स इतने, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की जेब से तो कुछ जाना नहीं है। तो वो मेजरमेंट्स जो किया हुआ काम होता है, वो इस डर से कि मेरी सर्विस ख़राब ना हो जाए, मेरे को कोई चैलेंज ना हो जाए, कुछ नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को 80% से ज़्यादा कोई पेमेंट करता है नहीं जो काम किया है। मैं जो इतना देखता हूँ, सब कुछ है, मेजरमेंट्स अपनी खुद बना कर देता हूँ, AutoCAD में ड्राइंग बना कर देता हूँ, सब कुछ है, तब भी 90% से ज़्यादा कोई नहीं देता। 10% के लिए वो झगड़ा करना पड़ता है, सारा कुछ है। तो इसलिए मैं सब कॉन्ट्रैक्टर से ये रिक्वेस्ट है कि एक आदमी जरूर रखें जो हु नोज टू टेक मेजरमेंट्स एंड प्रिपेयर एंड बिल, अपना बिल बना कर दें। और साथ में आप नहीं किसी तरह करें तो डिपार्टमेंट जो पेमेंट करता है उसको भी आप रिकॉर्ड में रखिए, चेक इट ऑल्सो कि आपने अगर जो बिल बनाकर दिया, विभाग ने उतना दिया कि नहीं दिया। और अधिकतर केसेस में नहीं पेमेंट होती है। और ये जो चीज़ें ब्रिंग इट ऑन पेपर, मुँह जवाब नहीं, कोई बात होती है जैसे कोई नहीं होता, राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो आपको कॉरस्पॉन्डेंस करनी है एक्शन से कीजिए, क्योंकि गवर्नर ने अथॉराइज किया है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। गवर्नर जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो गवर्नर ऑथराइज सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्सीएन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपका ना एससी के साथ, ना एडिशनल चीफ के साथ, किसी और के साथ नहीं है, ना जेईएन और किसी जूनियर सीनियर ऑफिसर के साथ मतलब नहीं है, सिर्फ आपको
एक्सीएन के साथ ही एग्रीमेंट साइन है, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस रखनी है स्ट्रॉन्ग। तो आप ये कह रहे हो जब भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस जो कोई आपको बात रिकॉर्ड पे चढ़ानी है तो आप उनको चिट्ठी लिखो, लेटर लिखो, ईमेल करो, कोई भी बात फ़ोन पे होती है वो लेटर लिख के भेज दो। और जब भी लेटर लिखते हो तो वो बाय नेम जाना चाहिए कि बाय डेजिग्नेशन जाना चाहिए? बाय नेम ऑफ द पर्सन, क्योंकि पता रहे, क्योंकि ये ऑफिसर्स तो ट्रांसफर्स होती रहती हैं, या कोई पता तो लगे उस वक्त कौन सा ऑफिसर्स था, कि बाय नेम बाय रैंक बोथ थिंग मस्ट बी रिटन। और एग्रीमेंट में एक्चुअल हम वी आर एग्जीक्यूटिंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। इसलिए जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट करनी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ईमेल से भी कुछ भेजते हैं तो आप उसकी हार्ड कॉपी बनाकर बाई पोस्ट भी उनको दें, और उसका भी रिकॉर्ड रखें। रिसीव्ड होगी, कई बार वो मुकर जाते हैं कि हमारे पास ईमेल नहीं आया, तो वो रिकॉर्ड रहता है। फिर बाई पोस्ट भेजिए, अब तो बहुत सिस्टम हो गया, आप ऑनलाइन जाली और डिलीवरी रिपोर्ट आ जाती है, उसको रिकॉर्ड रखिए ताकि कल वो डिनाई ना कर सकें कि वी हैव नॉट रिसीव्ड। और ये होता है, कई ऑफिसर इतने चालाक होते हैं, करते हैं क्या, अपनी नौकरी बचाने के लिए वो ये नहीं देखते कि ठेकेदार का क्या है, तो आपके लेटर्स को इंपॉर्टेंट हो वो रिमूव कर देते हैं। ओके, इसलिए यू कीप द रिकॉर्ड। और ईमेल भेजना, ये मत सोचिए ईमेल भेज दिया दैट इज़ रिकॉर्ड। कई बार ईमेल भेजी भी जाती है तो दूसरी पार्टी को मिलती भी नहीं है, क्योंकि कईयों ने भी कई बार मुझे भी ईमेल भेजी हैं तो लेकिन मेरे को नहीं मिली हैं, तो मैं तो उनको ये लिखता हूँ फिर लेटर में कि आपने जो भेजी आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, मुझे आप इसकी हार्ड कॉपी भेजिए तो सो दैट आई मे एक्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन वो नहीं भेजते हैं, क्योंकि कईयों की ये जान के होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को जितना कम लेटर मिले हैं उतना ठीक है, तो उतना कम पेपर वर्क करो उतना अच्छा है। तो जो आपका कहना मतलब है, जो ऑफिसर्स हैं जो इस काम में होते हैं, अगर ये ऑफिसर चाहें तो किसी काम बिगाड़ भी सकते हैं, ये चाहें तो ये सब पे कागज़ पक्के नहीं रखते, अपने हिसाब से काम करते हैं, तो जो ऑफिसर तंग करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो नोबल प्रोफेशन है, आप देश को बना रहे हो, कंट्री बिल्ड कर रहे हो। जब आपकी कंस्ट्रक्शन करते हो, एनी कट बनाते हो, देश ही तो बन रहा है। और ये पूरा एक सिस्टम होता है, ऊपर से सरकार से लेकर ऑफिसर से लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब मिलके काम करते हैं तो चीज़ बनती है। और अगर यहीं पे करप्शन होगी या सही तमीज़ से काम नहीं करेंगे, ना कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम करे, ना ऑफिसर ठीक से काम करे, ना पॉलिटिशियन करें, तो फिर देश कहाँ से बनेगा। और अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ़ हो, अच्छे टेंडर निकाले, ऑफिसर की नीयत साफ़ हो तो अच्छे से काम करें, सही लोगों को टेंडर मिले, ये नहीं कि जान पहचान है या धोखे फर्जीवाड़ा करके किसी को टेंडर पकड़ा दिया और उसके पास कैलिबर है, उसका रिकॉर्ड है, नहीं है, उसने काम किया पहले नहीं किया, तो सब चीज़ दे के फिर एंड में जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट आए और वो ईमानदारी से अपना काम पूरा करे, जो उसने कमिट किया है एग्रीमेंट के हिसाब से वो पूरा करे, क्योंकि जो आज कंस्ट्रक्शन होगी वो फ्यूचर में काम आएगी लोगों के। वो उसकी अगर अच्छी क्वालिटी के साथ बना हुआ है तो वो अच्छा बनेगा और सबको सेटिस्फेक्शन भी होगी, आपको भी होगी, अफसरों को भी होगी, और पॉलिटिशियन भी फिर अखबारों में अपना देंगे जी हमने बनवाया था, अच्छा लगता है। तो आप जब इतने सालों से एक्सपीरियंस ये हो रहा है आपका, इतना बढ़िया 40-45 साल से आप काम कर रहे हो, तो इस जर्नी में अच्छे से अच्छे काम किए आपने, तो जब आप सही काम करते हो, एडवाइस करते हो कि ऐसे नहीं ऐसे, तो ये गलत टेंडर भी होते हैं। और टेंडर का प्रोसेस क्या होता है, और टेंडर एग्जीक्यूट हो जाए तो उसकी कॉस्टिंग, मान लो टेंडर हुआ 2 करोड़ का और काम जब करने लगे तो पता लगे यहाँ तो 4 करोड़ का खर्चा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है। क्योंकि जब मैंने ऐसा सुना है कि टेंडर भी गलत, कोई बंदा जो अपने काम का माहिर नहीं है, जो या जिसने जल्दबाजी में टेंडर फ्लोट कर दिए, और वो टेंडर किसी ने, आपने या किसी ने उसको मिल भी गए, और जब काम शुरू हुआ उसके बाद पता चला यहाँ तो पैसा बहुत लगना है, यहाँ तो खुदाई ज़्यादा होनी है, या यहाँ ये काम एडिशनल होना है, फिर उस सिचुएशन में क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसा है कि एस्टिमेट गलत बनते हैं। एक्चुअल में मेन क्या है, ऑफिसर्स के हाथ से एस्टिमेट गलत बनते हैं। अगर एस्टिमेट सही बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसका कारण ये नहीं मैं कहता कि ऑफिसर्स के कारण एस्टिमेट क्या होता है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली कह देती है भाई हमने इस वर्क के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इतना पैसा दिया, और आप इमीडिएटली इसका एस्टिमेट बना कर दीजिए हमें। अब नेचुरली उनको टाइम फिक्स किया होता है, ऑफिसर्स के पास टाइम कम होता है, तो वो जितना भी कर सकते हैं उस हिसाब से बना कर दे देते हैं। और कई ऑफिसर्स ऐसे नए आते हैं, उनको BSR होती है, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स, उसकी पूरी आइटम्स नहीं मालूम होती है भी क्या क्या आइटमें हैं, तो नॉलेज नहीं रहती, क्योंकि यंग होते हैं, एकदम आए हुए हैं, ये नहीं इंटेंशनली नहीं करना चाहते, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, शॉर्टेज ऑफ टाइम, अधिकतर एस्टिमेट गलत बन जाते हैं। अगर इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए कि हाँ भी हम तुम इतने का एस्टिमेट दे रहे हैं, 1 महीने में बना कर दो, इट्स ओके, लेकिन वो तो बोलते हैं आज हमने बजट दिया, परसों तक सबमिट कर दो, तो वो भी अपने जितने हिसाब से होते हैं विदाउट एनी प्रॉपर सर्वे एस्टिमेट बना कर दे देते हैं। अब एक्चुअल में फिर जब काम करते हैं तो वो दिक्कत आती है, क्योंकि एस्टिमेट के हिसाब से काम होता नहीं है।
80% केसेस में तो ऐसे हैं कि एस्टीमेट के हिसाब से भी होता है, 20% केसेस ऐसे होते हैं जो एस्टीमेट के बाहर होते हैं, तो उस वक्त बहुत दिक्कत आ जाती है। कई काम मैंने भी ऐसे किए हैं, अलॉट हुआ मुझे 3 करोड़ का काम, फाइनल हुआ 4 करोड़ का काम, और कई काम हुए हैं 1 करोड़ 40 लाख का, तो और फाइनल हुए हैं 3 करोड़ के काम, बिकॉज ऑफ द एस्टीमेट। वो भी जल्दी से बनते हैं, फिर गवर्नमेंट चेंजेस होती हैं, फिर जब टेंडर कॉल किए होते हैं तो एक गवर्नमेंट है, जब टेंडर बंद हो, वर्क ऑर्डर दिया है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसके मुताबिक सब चीज़ें चेंजेस होते हैं काम के अंदर। ऑफिसर्स को भी बांधा हुआ है, ये नहीं कि मैं कहता कि मीन्स इंटेंशनली सब, क्योंकि कई चीज़ें ऑफिसर्स को भी गवर्नमेंट ने बांधा हुआ है। वो उन्हें मालूम है ये चीज़, मतलब दे वांट टाइम, बट लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कोई ज़्यादा बोलता तो उनकी ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई कुछ कर देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को सोच समझ के करना चाहिए सारे काम। एस्टीमेट जैसे ही आपने कोई टेंडर भरा है, आप देखो पहले तो जेब में पैसा होना चाहिए। जितने कॉस्ट का आपका टेंडर है, जो भी आप कोट कर रहे हो, एक तो रीजनेबल रेट भरो। ये मत सोचो कि पड़ोस ने भैया बढ़ा वो बढ़ा, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। किसी के पास रेट अच्छा हो तब भी वो ही कैन गो ऑन लॉसेस, अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन साउंड नहीं है, स्टाफ सही नहीं है, क्योंकि खुद का स्टाफ भी कई बार सीमेंट बेच देता है, स्टील है, फर्जी मस्टोल बढ़ता है, तो ये सब कुछ देखनी पड़ेगी आपको। और कई लोग कम रेट में भी सक्सेसफुल हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, प्लस फंड्स होना चाहिए। जितने का काम लो, कम से कम 20 to 25% उसका जेब में पैसा हो तो काम लगा। पहले काम हो जाता था, आज की तरह ऐसे नहीं होता, और बाइंडिंग जॉब हो गया है। और जैसे ही आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, इमीडिएटली राइट लेटर उसको, कोई, क्योंकि लेटर वर्बल इंस्ट्रक्शंस का कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कुछ चाहिए आपको राइटिंग में देना है। तो इसलिए वो रखिए, क्योंकि ये विभाग भी मजबूर होता है, हम कुछ सही हैं, लेटर भी लिख देते हैं, तब भी हमारे ऊपर एक्शन ले लेते हैं, पेनल्टियाँ लगा लेते हैं। तो ये लेटर ही हैं बाद में, जो आपको बाद में सेफ रख के आप लड़ो तो आपको पेमेंट दिला सकते हैं। रिकॉर्ड अब आज आपने काम किया, सब कुछ है, अब 2 साल बाद थोड़ा कुछ चीज़ का पता लगता है, तो इसलिए रिकॉर्ड में लेटर्स तो हैं। विभाग भी आपको कोई भी चिट्ठी लिखे उसका जवाब दो, ये नहीं उसको फाइल करके रखते हैं। जो वो काम सही करो, जो मेजरमेंट्स आपने काम किए उतना लो, ज़्यादा के लिए आप सोचो मत, क्वालिटी ऑफ वर्क करो, बिकॉज यू आर बिल्डिंग ए नेशन, आप एक नेशन बना रहे हो। और हम भी, जैसे मैंने कहा, आज तक लाइफ में मेरे को 42 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए, कोई मेरा काम जो मैंने पहले के भी बनाए हो अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ, सब काम सही से हुए हैं, क्योंकि एज पर क्वालिटी, एज पर स्पेसिफिकेशंस काम हुआ है। कई काम ऐसे होते हैं कि जिसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि डिपार्टमेंट ने जो ड्राइंग्स दे दी 100% सही होती हैं, आपको लगे नहीं या ये थोड़ी गलती है, तो डिस्कस विद द इंजीनियर कि भी हमें ये चीज़ थोड़ी गलत लग रही है। डिस्कस विद द इंजीनियर, वो आपको सॉल्व कर देगा। बाई चांस वो नहीं, ही डोंट एग्री टू इट, तो आप राइटिंग में दे दीजिए कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन आप मुझको ये कह रहे हैं, आई एम डूइंग द कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली एज पर योर इंस्ट्रक्शन। कल कोई बात होती है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इफ़ इट गेट डैमेज ड्यू टू फेलियर ऑफ ड्राइंग। बाकी वर्क तो आप सही कीजिए, सब कुछ है, जो रिकॉर्ड चाहिए वो बना कर रखिए। ऑफिसर्स भी कॉपरेट करते हैं, इसमें ये नहीं कि नहीं करते हैं, कुछ बंधे हुए हैं गवर्नमेंट के कानून के, क्योंकि हमने ठेकेदार यहाँ नहीं तो दूसरी जगह करनी है। ऑफिसर ने सबसे पहले अपनी सर्विस का देखना है, फिर उसने तो सर्विस यहीं करनी है, वो तो कहीं जाकर नहीं कर सकता। तो फर्स्टली ही विल गो फॉर द सर्विस, सेविंग हिज सर्विस, ये जानते हुए कि यार मैं ठेकेदार से नाजायज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको अपनी सर्विस बचानी है। तो मीन्स इंटेंशनली कोई नहीं करता, कई बार वो लोग मजबूर भी होते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कहीं भी ऐसी चीज़ें हो, काम पूरा कर दो, आप काम को ख़त्म करा, काम बीच में छोड़ के मत जाओ, काम फिनिश कर दो। फिर जो आपकी कोई डिफ़िकल्टीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, लेस पेमेंट है, उसको आप लड़ो। अब तो बहुत अच्छा ये मोदी जी आ गए हैं, बीजेपी ने तो बहुत अच्छा साधन निकाल दिया कमर्शियल कोर्ट में जाने के लिए। पहले तो सिविल सूट लड़ते रहो, 15-25 साल नहीं होते। अब मैं भी कई केसेस अपने थ्रू किसी से लड़ाए, 2-3 साल में फैसले हो जाते हैं। तो अब कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही चीज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए मत लड़ो। आप ये मत समझो कि कोई गवर्नमेंट उल्लू है या पागल है, या कोई अगर नहीं समझता तो मीन्स ये नहीं सोचो कि ऑफिसर्स सब समझते हैं, लेकिन ठीक है, कई बार रिलैक्सेशन दे देते हैं, ठीक है जो करना कर लो। तो मतलब गलत पेमेंट ना लड़ो, गलत काम मत करो, सही काम करो, और सही हक के लिए बेशक लड़ना है तो फाइट करो। गलत ना काम करो, ना उसकी पेमेंट के लड़ो। ये अच्छा, जो लोग नहीं आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में एज अ कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट के टेंडर्स लेना चाहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग देश के कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में, उनको जो नए यंग लोग हैं वो आना चाहते हैं, उनको क्या आप बोलोगे, उनको क्या एडवाइस दोगे इस काम के लिए? बेसिक एडवाइस या बेसिक अपनी एक इतने सालों की एक्सपीरियंस? एडवाइस तो यही है कि खुद इंजीनियरिंग किया तो वेल एंड गुड। अगर आपने मैकेनिकली किया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्क लो, सिविल इंजीनियरिंग सिविल वर्क लो। बाई चांस नहीं किया, देन ऑल्सो यू वांट टू डू वर्क, आपके पास फंड्स हैं तो आप अच्छे
सुपरवाइजर्स रखो, अच्छे इंजीनियर्स रखो, अकाउंटेंट रखो, जो इसके बारे में जिनकी जानकारी हो। ये ना रखो जो जानकारी जिनको नहीं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं जो हम जिसके कारण वी कैन अर्न, बिना मतलब दे आर एसेस टू आवर वर्क। तो आप अच्छे वर्कर रखिए, नहीं है तो मत कीजिए, डोंट टेक एनी रिस्क। अब वो टाइम नहीं है, अब तो आपको टाइमली काम खत्म करना पड़ेगा। रेट्स के ये चीज़ें इतनी अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो आपको तो लिमिट जो रेट है वही मिलना है, फिक्स है। तो इसलिए आप ये देखिए राइज है, टाइमली काम खत्म कीजिए विद इन पीरियड। कई बार हिंड्रेंसेज आते हैं काम में, तो ब्रेकिंग द रिकॉर्ड। कई बार होता है कि डिपार्टमेंट ने काम ले लिया, उसका कब्जा ही नहीं लिया होता, कंपनसेशन नहीं पी, तो वहाँ के काश्तकार तंग करते हैं, सब कुछ है। तो उसको आप सब कुछ रिकॉर्ड में लेकर आइए। फंड्स हो, तजुर्बा हो, तभी काम कीजिए। और जिसके बाद तजुर्बा नहीं है तो पहले कहीं काम करके सीखें। काम करके सीखें, तो काम सीखेंगे तो भी स्टाफ रखना पड़ेगा। सीखने के लिए भी ये है कि आप अच्छा स्टाफ रखिए, काम सीखें। नहीं तो किसी के पास जाके जॉब करें, ये इसमें एंटर या जॉब कर लें या सुपरविजन कर लें उसके पास में अपना, और ये मान के चले उससे सीखने। वो भी पार्टी भी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप अरे गहरे किसी जो हु इज़ नॉट एजुकेटेड, जिसको खुद ही कोई काम नहीं आता, उसके पास जाकर फिर काम करो, कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों की एक मिथ भी है कि इस काम में बहुत पैसा है, इसमें बहुत जिसको पैसे कमाने हैं वो सरकार से साठ गांठ करके ये टेंडर वेंडर लेके पैसे पूसे कमा लेते हैं। अगर ऐसा जिन यंग बच्चों को लगता है, उनको क्या आप समझाना चाहोगे? गलत है। क्या प्रोसेस है, कैसे होता है? ये मिथ गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कि पैसे दे के काम मिल लें, कुछ करें। अब तो क्या ऑनलाइन सब टेंडर देने लग गए हैं, सब कुछ है, तो अब कुछ चीज़ छुपती नहीं है। आपने जो रेट भरे हैं ऑनलाइन, अगर कोई आपका घर का ऑफिसर भी बैठा हो, देन ही ऑल्सो कांट हेल्प यू, क्योंकि अब तो कंपटीशन है। तो आप रेट्स ये भरिए जो आपको ठीक लगे, विच यू कैन अफोर्ड इट और यू आर एबल टू सक्सीड इट, कि भी हाँ भी आप काम विद इन टाइम ख़त्म कर देंगे, सब कुछ है। बाकी बिना तजुर्बे के इस काम के अंदर मत आइए, ये ऐसा काम है। और अगर फिर कई बार अगर आपने काम ले लिया, नहीं किया, तो बहुत हैवी पेनल्टीज़ हैं इसके अंदर, आपके रिस्क एंड कॉस्ट में काम होता है। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो अफसर चाहते हुए भी मीन्स किसी को हेल्प करना चाहिए, नहीं कर सकते। और वो लोग भी बाइंडेड है, कुछ एक्शन ले लेंगे, उनको ये मालूम है हम गलत हैं, वी कांट, ये मीन्स, लेकिन क्योंकि अपनी उनको सर्विस बचानी है, गवर्नमेंट ने उनको इस ढंग से बांध रखा है, नहीं होते तो उनको मतलब चैलेंजेस उन फेस करते हैं। तो इसलिए आप फ्रीली हो, बोल्ड हो और काम को समझते हो, तभी हाथ डालें। और या पहले छोटा काम लें, अगर आपको कोई तजुर्बा कुछ नहीं है या किसी के पास काम करना, वो तजुर्बा ले लें। और फिर मीन्स लाइफ इटसेल्फ इज एजुकेशन, रोज आपको सीखने का मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर आप सीखना चाहें। नहीं चाहोगे तो क्या, अब आज वैसे ही ले लो, आज हम सोचते हैं बहुत समझदार हैं, आफ्टर 2 मंथ्स हम सोच रहे हैं उस वक्त तो कुछ नहीं आता था, आ जाता हमें। तो मीन्स रोज सीखने को मिलेगा आपको, उस जो आपने सीखा उससे आगे चलिए। टाइम मेन फैक्टर है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, पंक्चुअल रहिए और स्टाफ रखिए। ये मत सोचिए टीम अच्छी होनी चाहिए। हाँ, टीम अच्छी होनी चाहिए। आपको जैसे ही लगे कोई टीम में गलत है, ड्रिंक करता है या नॉट फेथफुल है, एक इमीडिएटली हटा दीजिए। मैंने फेलियर रहा हूँ, मैं भी, मेरे से गलतियाँ हुई हैं, स्टाफ कोई पुराना रहा है, उसको रखा काम में कि चलो ठीक है, कुछ नहीं यार, इतने टाइम से काम कर रहा है, लेकिन वो नहीं सुधरता, स्टाफ कोई नहीं सुधरता, तो इमीडिएटली हटा दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का कोई लिहाज करने की, जब वो नहीं लिहाज करता तो खुद क्यों लिहाज करते हो। आपने इतने एक्सपीरियंसेस आपके हैं, आप ऑफिसर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? जो ऑफिसर्स इस पोस्ट पे हैं, जो पुराने हैं, उनके बारे में भी, उनके सही ऑफिसर, गलत ऑफिसर, जिन्होंने गलत काम भी किए हैं, आपके जो तजुर्बे में होंगे, और जो नए यंगस्टर्स आए हैं आज, उनको क्या मैसेज दोगे? क्योंकि आपका तजुर्बा उनकी जॉब से ज़्यादा है, जो अभी 2, 3, 4, 5 साल में ज्वाइन किया है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अभी वो एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, और उनको विद काम करते करते सीखने को मिलेगा। उन ऑफिसर्स को, कितने सारे ऑफिसर्स होंगे जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? कोई सिखाना को समझाना चाहते हो तो क्या कहोगे? या और साथ साथ जो पुराने ऑफिसर रहे, सही भी थे, गलत भी थे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, ताकि वो एक्सपीरियंसेस सही वालों के और बुरे वालों के, इन नए वाले लोगों को, नए ऑफिसर्स को आपके थ्रू पता लगे? ऐसा पुराने ऑफिसर्स खैर बहुत ही अच्छे थे, उनके मुकाबले की कोई बात नहीं। उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। हमसे कुछ गलतियां होती थी तो हमें सिखाते थे, ये नहीं कि हमें कोई पनिश नहीं करते थे कि आप इसको सही कीजिए। हाँ, नहीं सही करें तो पनिश करते थे, लेकिन वो हमें वार्निंग देते थे, ठीक करने के लिए मौका भी देते थे।
और काम तो खैर एज पर क्वालिटी होता था, जो पेमेंट वो ये होती थी, लेकिन सुपरविजन हमें ऐसा लगता था शेल्टर है हमारे ऊपर, हमारे पेरेंट्स का, दादाजी का, मतलब मुझे उस वक्त ऐसे फील होता था कि फादर पेरेंट्स इस ऐसा शेल्टर है। ये नहीं कि मेरे से नहीं गलतियाँ होती थी, सब कुछ है। फिर वो सिखाते थे, मैंने सीखा कई चीज़ें, ऐसे कि नहीं सीखा, और कई मालूम थी चीज़ें कि भी हाँ इसे पेमेंट नहीं मिलनी है, लेकिन आप काम कर दो, ये मत सोचो कि भी पैसा मिलेगा तो काम करना, नहीं तो नहीं करना, नहीं, डू द वर्क, कंप्लीट द वर्क। तो ऑफिसर्स की भी सिंपैथी रहती है, सब कुछ है। उसके बाद अब जब फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स में देखा है कि जब से ये ऑनलाइन हो गया, कई सिस्टम है, कई ऑफिसर्स अच्छे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के कानून से भी ऐसे बंधे हुए हैं कि वो मतलब दे आर नॉट एबल टू यूज देयर पावर्स, मतलब पावर्स होते हुए भी कर सकते हैं लेकिन इतने बोल्ड नहीं है। कई ऑफिसर्स ऐसे हैं, मैंने भी देखे हैं, एग्रीमेंट हुआ उनको, एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, गवर्नर ने क्या थोड़ाइज कर रखा है, क्लॉजेस क्या बोलते हैं, हम लोग लिखते रहें करते रहें, कोई चिंता नहीं है। एक आप मेरे को इसी बात से याद आया, एक आपका केस था, आपने मेरे को बताया था, जिसमें वो जो एक्सियन है उसको इंग्लिश ही नहीं आती, उसको आपको समझाने में कितने महीने कितने साल लग गए कि इंग्लिश, ये एग्रीमेंट में इंग्लिश में ये लिखा है, इसका हिंदी वर्जन ये है, इसका मतलब ये बनता है, और इसको ट्रांसलेटर से लगा के आपने भेजा कि इसका इंग्लिश वर्जन ये है, हिंदी वर्जन ये है, तो उसको बेसिक यही नहीं पता है, और वो आपकी बात की वो समझते हुए भी अनजान बन जाते हैं कि हमें नहीं समझ आया। हाँ सही बात कहा है, और वो भी छोटे लेवल का नहीं, ही वाज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रेजेंट ही इज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, साफ लिखा हुआ है, साफ उसे समझाया, नहीं समझ में आता तो फिर वो कोई क्लॉज में कुछ कहता हूँ बोलता कुछ है, फिर उसको ट्रांसलेटर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो ट्रांसलेटर हैं, जो फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, जर्मन टू इंग्लिश, उससे वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करा कर भेजी, तब भी नहीं उसके समझ में आया। फिर हिंदी टू हिंदी जो PWF&R में लिख के भेजी, वो भी नहीं समझ में आया। तो आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब ये नहीं किसी को समझ आ रहा है या समझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये परेशान करने की हरकतें हैं कि आपको जान के परेशान किया जाए, या बंदे में जो आप मतलब कि मिस मैनेजमेंट, मिस नॉलेज, कई जान के भी करते हैं परेशान। ये नहीं कि पता है सबको, उसको ये भी बताया कि इस कंडीशन में दूसरे को पेमेंट मिली हुई है, दूसरे ठेकेदार को गवर्नमेंट ने पेमेंट दी हुई है, ऑडिट भी हो गई है, सब कुछ है, काम भी वो बहुत बड़ा, मेरा तो काम 4 करोड़ का था, वो 24 करोड़ के काम में उसको पैसे नहीं समझा तो नहीं समझा। मतलब क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है इंदर कि ऑफिसर्स गलत हो, ही इज नॉट पनिशेबल, उसको कोई सजा नहीं है, ठेकेदार को तो सजा है। लेकिन पीछे बहुत सारे ठेकेदारों को, बहुत सारे ऑफिसर्स को भी सजा हुई है, किसी के कोई गलत कंस्ट्रक्शन हुई थी, गलत पेमेंट्स के ऊपर हुई, करप्शन के ऊपर, कई सारे ऑफिसर अभी अंदर होने शुरू हुए, अभी शुरू की है, तो उससे थोड़ा कोई डर जाए तो डर जाए, नहीं तो इनको कोई डर नहीं है। इनको ये मालूम है कि हमने नहीं दी ठेकेदार को लड़ समझ, अब जैसे उसने नहीं दी, जो इंग्लिश था नहीं समझता, हिंदी फिर दूसरी जगह उसकी जगह दूसरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसने पेमेंट रिलीज कर दी, उसने दे दी, शी नोज कि हाँ ये बात सही है, उसने पैसा दे दिया। तो इसका मतलब वो पार्टी गलत है, पहला वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गलत था ना, तो दूसरा तो अनपढ़ तो नहीं है ना, और वो उसके पास वो टाइम पीरियड कम साथ में, वो जो ऑफिसर था ही मस्ट बी अराउंड 55 ईयर्स एज होगी उसकी, आई होप सो, और जो जिस बाद में आके पेमेंट दी है शी इज अराउंड 35 ईयर्स एज, तो जिसको कम, लेकिन वो इंग्लिश समझती थी, सब कुछ था, तो दिया पेमेंट। तो बोल्डनेस चाहिए, मीन्स आपको सही को सही बोलना है, सही को सही है, डिसीजन पावर चाहिए आपको। गवर्नमेंट ने मना थोड़ा किया कि नहीं देनी, कहा है ना कर दो, दूसरों को मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन जिदबाजी करके, और अब उसको पता है कि मैंने नहीं भी दी पेमेंट, मैंने क्या बिगाड़ लिया उसका, मैंने क्या कर लिया उसका, उसको तो पता है उसका कुछ होना नहीं है। तो जो मैं आपसे लास्ट पूछा था कि जो नए ऑफिसर आए हैं उनको क्या कहना चाहते हो अपने तजुर्बों से, पुराने अफसर, नए अफसर, पुराने सही अफसर, पुराने गलत अफसर, जो पुराने गलत अफसर थे वो कैसे अब ज़िंदगी जी रहे हैं, आप जानते होंगे उनको, और नए अफसरों को क्या आप एडवाइस करोगे भाई अपनी ज़िंदगी में, जो आपको जॉब मिली है, इतनी पावर मिली है, उसको कैसे यूज़ करें, सही को सही करें और गलत काम क्यों ना करें, अब थोड़ा सा उनको समझाओ। जैसे जो नए जनरेशन के आए हैं, ये इनमें एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये सोचते हैं बहुत पैसा इसके अंदर है, और ये सोचते हैं लेबर पे, जो जैसे पुराने ऑफिसर्स करते हैं, कोई लेबर नहीं पे करता, एस्टीमेट बनाना पड़ता है साइडों में, और उस वक्त तो साधन नहीं होते थे। आपको बताऊं, मैं काम करता था, कई जगह तो साइकिल से गए हैं, मतलब मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती थी, उस वक्त के ऑफिसर्स थे, उनका साधन नहीं, मशीनें नहीं, अब तो बहुत कुछ मशीनें आ गई, सब कुछ है, लेकिन आई अप्रिशिएट देम, गर्मी धूप में इतना वो काम करते थे, सब कुछ है, और बहुत सक्सेसफुल काम होता था। अब ये जब नए आ गए हैं ऑफिसर्स, जो मैंने अभी देखे हैं कि दे आर नॉट डिवोटेबल टू द वर्क, इतना नहीं वो मेहनत करते जितनी करनी चाहिए, प्लस
अपने ईगो प्रॉब्लम, अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। ये नहीं कि कुछ नहीं आता दूसरे से पूछ लो। अब जैसे मुझे कई चीज़ें नहीं आती, आज की तारीख में नहीं आती है, तो मैं दूसरों से पूछ लेता हूँ। कई एडवोकेट्स होते हैं तो उनसे पूछता हूँ, जो उस लाइन के इंजीनियर्स हैं तो उनसे पूछता हूँ। ये नहीं कि कई अच्छे इंजीनियर्स अभी भी हैं, नहीं मेरे को ड्राइंग समझ जाती, नहीं आगे मेरे को पता है ये ड्राइंग, उनसे राय लेता हूँ, वो देते हैं, सब कुछ है। कई प्रॉब्लम्स है एग्रीमेंट में भी, कई चीज़ें नहीं समझ में आते, वो गाइड करते हैं, हाँ बस सब ठीक है। लेकिन अब ये जो नए आ गए, एक तो सबसे पहले इनको मेरी ये रिक्वेस्ट है, अभी ठेकेदार जो काम करता है कॉन्ट्रैक्टर को उसका पैसा दे दो। आप सोचते हो कि मैं पैसा कम दूं, क्योंकि अभी जो नए अफसर हैं वो कहते हैं, मेरे मुंह पे मुझको कहते हैं कि हम तो आपको 5% तो कम देंगे ही देंगे। हम क्योंकि हमें अपनी वो नौकरी में, क्या नौकरी में खतरा, किस चीज़ का आप कहते हो नौकरी में खतरा है? वह और नहीं होता तो आए क्यों आए हो तुम इस काम के अंदर? जब बैठे रहो ऑफिस में, बीच जो काम किया उसके पैसे तो, और तो 5% कम दे के क्या मिल जाएगा? किसी का काम किया, जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी नहीं करनी। ऐसा ये देखो, हम तो क्या, मैं तो फिर लड़ता हूँ चढ़ के। अभी तो कमर्शियल में तो पेमेंट के लिए जाऊँगा, जिसमें पहले गया हूँ मैं, कोर्ट में गया हुआ हूँ, कमर्शियल कोर्ट्स में गया हूँ। मेरे थ्रू 3-4 पार्टीज गई हैं, वो भी गई हैं जिनके नल केसेस थे, तो उनको भी दिलाया, कोर्ट से पैसा मिल रहा है, सब कुछ है। तो मेरे को जो नहीं, लेकिन मैं किस लिए जा पाता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है, बेसिक BSR की है, साइट में खुद जाता हूँ, ऑफिसर से डिस्कस करता हूँ, इमीडिएटली राइटिंग में ले आता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई हाइड एंड सीक का काम नहीं, आफ्टर थॉट का काम नहीं है। और मैंने कोर्ट में जाता हूँ, अभी तक मैं 5-6 पेमेंट मिली, जो मांगा वो मिला, 1-2 में तो मुझे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मिला। तो इसलिए नए ऑफिसर्स को मेरी रिक्वेस्ट ये है, अभी जो ठेकेदार जो काम करता है उसको पैसा दो। आप ये सोचो उसके कुछ पैसे रोके, चलो ठेकेदार कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान है। मैंने देखा अच्छे ऑफिसर्स को देखा है, ईगो में बैठे रहते हैं, लेकिन हम तो कुछ नहीं दे सकते, भगवान सजा देता है। भगवान मैं देखा है, अपने फैमिली में भी देखा है, अपने ख़ानदान में भी देखा हुआ है। हमारे भी कई ऐसे थे जिन्होंने हम पे पता था उनसे गलत किया है उन लोगों ने दूसरे के ऊपर, तो बेशक वो सज़ा देता है भगवान, और ऐसी सज़ा देता है कि मतलब आदमी पानी नहीं मांगे। ऑफिसर्स में भी मैंने ऐसा देखा है, कॉन्ट्रैक्टर्स में भी, कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा आम जीवन में भी देखा हुआ। बेशक कोई रिलेटिव हो हमारे या कुछ हो, करोड़पति भी हो, तो सबको देखा। कईयों को करोड़पति हैं, अभी भी हैं, लेकिन दूसरी टेंशन है, किसी के बच्चे बिगड़े हुए हैं, कहीं वो बिगड़ी हुई आ गई, कहीं कोई लड़का ड्रग्स ले रहा है, वो आम आदमी जिए, किसी का दुख दर्द ना ले, किसी का धोखे से पैसे ना खाए। देखो गलतियां हमसे भी होती हैं, ये नहीं जान के कोई गलती ना करें, अनजान में कोई गलती हो जाती है, पता लगता है तो उसे सुधार लो, ये नहीं कि भी उसे सुधारना नहीं। बाकी भगवान बैठा है, आप काम करो, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा देगा भगवान। ये सही बात है, कथन है ये कह। और लोग सोचते हैं अगले जीवन में नहीं, जो कुछ है आप वो इसी जीवन में भगवान देता है। इसलिए मेरी नई जनरेशन के जितने भी इंजीनियर्स आ रहे हैं, मैं उनको ये उनसे रिक्वेस्ट है कि ठेकेदार को भी समझो। ऐसा है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ठेकेदार जब तक दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे नहीं चलेंगे। ये एक तरह से मानो जो एग्रीमेंट होता है, मैं इसको मानता हूँ एक तरह से शादी हुई है, किसी की मैरिज हुई है। अगर मैरिज में लड़का गलत है तो सब प्रॉब्लम आ जाती है, लड़की गलत हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे ही अगर एग्रीमेंट के बगैर अगर इंजीनियर गलत मिल जाए तो वर्क खराब हो जाता है, और इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्टर भी गलत मिल जाए तो भी खराब होता है। इसलिए मिलजुल के आप काम कीजिए। कोई गलती होती है, कोई नहीं समझ में आते, ऑफिसर से डिस्कस करें। और कुछ ऑफिसर्स की आप मजबूरियां समझें कि भी वो भी लिमिटेड एरिया में है, तो आप उसके मुताबिक करें कि उसके ऊपर भी दिक्कत नहीं। मैं राइट फ्रॉम चपड़ासी में टॉप तक जाता हूँ, मीन्स जो भी है कि भी किसी के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, काम अपना सही हो। ये नहीं हो कि कोई ये कहे भी ये चपड़ासी सस्पेंड हुआ तो कोई मेरे कारण हुआ ना। मैं सबको एक जैसे देखता हूँ, और राइट फ्रॉम सबको यही कहता हूँ, किसी को दुख मत दो, किसी को दर्द मत दो। ठीक है, अब दिक्कतें आती हैं, कई बार मेरे भी आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, पेमेंटें लेट हो रही हैं। मैंने देखा है 2013 का काम किया है तो 2017 में जाके पेमेंटें हुई हैं। कई जगह सैंक्शंस करानी पड़ती है, रिवाइज एस्टीमेट, रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शंस, सब चीज़ें हैं। और इतना आसान नहीं है अब ठेकेदारी का काम, जो ऑर्डर दिया उतना ही काम करो, उससे ज़्यादा करो मत। तो मेरे को भी ऑफिसर्स ने कहा या कर दो, हमारी नौकरी में खतरा है, फिर वेस्टफुल खर्चा कर दिया, लेकिन रिजल्ट अभी भी वो है। इसलिए जो जितना है उतना करो, बाकी छोड़ दो।
तो आपका कहना मतलब अगर ये दोनों जैसा आपने कहा एग्रीमेंट हुआ और सरकारी ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, अगर काम ढंग से नहीं करोगे, लड़ोगे, एक बंदा भी गलत हो तो नुकसान तो देश का है, नुकसान प्रोजेक्ट ढंग से नहीं बनेगा, ढंग से नहीं होगा तो लोग जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको वो नहीं होगा। अगर एनीकट ढंग से नहीं बना, ब्रिज ढंग से नहीं बना, कैनाल ढंग से, कुछ भी ढंग से ना हो, उससे आगे फ्यूचर में कोई नुकसान हो सकता है, किसी की फसलों का नुकसान हो सकता है, किसी की फसल पानी प्रॉपर नहीं पहुंचेगा या जो भी, वो सब है, नुकसान हो सकता है मान लिया, लेकिन इसमें कोई आप सोचो कोई देश का नुकसान होना, किसी ऑफिसर्स का कोई नहीं है, किसी को नहीं पड़ी है, नुकसान ठेकेदार का है। इसमें आपको कुछ पता नहीं है, वो तो कोई मतलब काम अगर 2 महीने की जगह 4 महीने हो गए, कोई और किसी को नहीं मालूम। कोई ऑफिसर्स को, उनको तनख्वाह चाहिए, उनको देश को नुकसान तब है कोई काम आप करो और गलत हो, बिलो क्वालिटी होगा, कोई काम कर दिया आपका टूट गया, कंस्ट्रक्शन टूट गई, मैंने अभी कई बार आपने पढ़े हैं ब्रिजेस गिर जाते हैं और कई चीज़ें हैं ऐसे, आप काम क्वालिटी का करो और एज पर ड्राइंग करो। कहीं आप सोचो ड्राइंग है, कई जगह मैंने देखा स्टेटा वीक आया, ऑफिसर्स को मैंने कहा सब देखो स्टेटा वीक आया तो भी मीन्स इसको आप इसमें राफ्ट डालिए, तो कई मान जाते हैं, कई नहीं मानते तो मैं लेटर लिख देता हूँ कि कल कोई बात हो जाए तो। ऐसा एक किस्सा है भी मेरे साथ, मैं आसपुर के अंदर था, आर्च का काम कर रहा था, पहले की कैनाल बनी हुई थी, आर्च का काम था, उसके ऊपर डालनी थी, तो नेचुरली उस वक्त चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर ने जो 1:2:4 क्वांटिटी होती है कंक्रीटिंग करनी थी, 1:3:6 में चेंज कर दी आरसीसी। लेकिन मैंने उस वक्त लेटर लिख दिया कि भी कल कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मैंने काम बिल्कुल टेक्निकली सही किया, कई जगह मुझे जेब से पैसे खर्च करके करना पड़ा। जैसे उसका डायामीटर है कैनाल का 1.5 मीटर है, और एक्चुअली में जब लाइनिंग करता है आदमी उसको थोड़ा पता है इसके ऊपर आर्च डालनी है, तो वो 1.5 मीटर की जगह उसका डायामीटर 1.60 का हो गया। अब नेचुरली हम उसके ऊपर आर्च डालेंगे तो हैंग हो जाएगी, तो मैंने अपने कॉस्ट के अंदर नीचे से चुनाई उसको ऊपर तक लेकर आया, तो बराबर रही मेरी। टाइम अर्थ फीलिंग का था उस वक्त, मैंने ऑफिसर्स को कहा सब इसमें मिट्टी भरवाओ, एग्रीमेंट में नहीं मान गए, ऑफिसर्स ने भरवाई। तो उस एरिया में मैंने कम से कम समझो आप 1.5-2 किलोमीटर आर्च डालू, मेरी नहीं गिरी। मेरे अलावा कई ठेकेदार थे वहाँ पर, मेरे 4 ठेकेदार दूसरे जिनके और कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन्होंने भी आर्च का काम कर रहे थे, सबकी गिरी, उन चारों की गिरी। मतलब आज कारण क्या है कि ये नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क तो था, लेकिन नीचे से सपोर्ट देना, ये करना, ये टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। हमारी लाइन में अधिकतर लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज वाले इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा है, जिसका डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ये फ़ायदा, कुछ ऑफिसर्स फ़ायदा उठाते हैं, कम पेमेंटें देते हैं मेजरमेंट्स पे, और किसी को कुछ नहीं मालूम होता डरा धमका के रखते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तो इसलिए विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज आप कोई फ़ायदा नहीं। मैं देखा कि वो काम कर दिया है, मतलब एक ने काम खत्म कर दिया, उसका घर बिक गया, सब कुछ है, तो आया मेरे पास फुर्सत नहीं काम, अब तो कमर्शियल कोर्ट बन गया, तो मैं कहा नहीं है टाइम, वो उसने मतलब बहुत मतलब था, तो मेरे को भी आया कि भी केस उसका सही है, काम कर दिया उसने, सब कुछ है, 4 साल हो गए काम को, एनीकट बना दिया, पानी इसमें स्टोर हो रहा है, ने बस ये लिख के दे दिया कि एंट्री कर दी कि बिलो स्पेसिफिकेशन काम है, रिजेक्ट। तो किसी ऊपर के ऑफिसर की हिम्मत नहीं रही भी क्यों रिजेक्ट कह रहे हो, जब पानी भर दिया सब कुछ है, किस बात का रिजेक्ट? कोई टेस्ट किया तो टेस्ट का बताओ ना, आपने अगर मटेरियल टेस्ट किया बताओ उसकी रिपोर्ट का, हाउ यू, बस कह दिया हुआ क्या, ये कॉन्ट्रैक्टर की वो इनके साथ गाली गलोच हो गई काम के पीछे, उसने बस ठान ली ऑफिसर ने। और किसी बड़े ऑफिसर ने ये नहीं कि देखा भी उस ठेकेदार का पैसा लगा हुआ है कुछ करे, मेरे पास आया, सब जगह उसने देख लिया, केस उसका खराब था, फिर मैंने केस लिया, कमर्शियल कोर्ट में गया, अब उसको पेमेंट मिलने वाली, और 5 साल मतलब उस आदमी ने देखो काम किया। ऐसा एक नहीं, बहुत केस। तो आपने तो उसकी जिंदगी वापस ट्रैक पे ला दी। उसके 3 केसेस थे, तीनों में अब उसकी जजमेंट में आ गए हैं, अभी उसको मतलब सब जजमेंट भी हो जाएगी। इससे ये मेरा क्वेश्चन आता है कि ऐसे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो परेशान हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनको गलत नाजायज जो परेशान हो रहे हैं और उनको अफसरों ने नाजायज तंग कर रखा है, या उनके कोई एक्शन हो गया उनके ऊपर, या उनके काम में गड़बड़ थी, या कुछ भी जो उनकी गलती नहीं है, उनके केस ठीक है, उनके कागज़ ठीक है, उनके पास सारे सबूत हैं और वो परेशान हो रहे हैं। तो अब इससे क्या क्या चैलेंजेस कॉन्ट्रैक्टर्स फेस करते हैं, वो थोड़ा डिटेल में समझाओ कि कॉन्ट्रैक्टर्स को लिस्ट बाय ये भी चैलेंज आता है, ये भी चाहता है, ये पूरा समझाओ क्या क्या चैलेंज आते हैं, ताकि जिसको ऑफिसरों को पता लगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या क्या चैलेंज आते हैं, वो अपने आप को सुधारें या अपने काम को बेटर करें। कॉन्ट्रैक्टर इस काम में जो नया बंदा घुसना चाहता है उसको समझ आए कि ये चैलेंजेस हैं घुसने से पहले, और जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं उनको ये समझ आया कि भाई तुम्हारे साथ अकेले नहीं हो रहा, बहुतों के साथ हो रहा है और उसका सोल्यूशन भी देंगे।
तो आप ये अभी समझाओ इलेबोरेट करके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ऐसे चैलेंजेस तो बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है 90% कॉन्ट्रैक्टर्स एजुकेटेड नहीं है, ना उनके पास इतना स्टाफ है और उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि रेट्स इतने कम आते हैं। मेजरमेंट्स, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेजरमेंट्स एज पर वर्क डन बाय हिम जो होता है वो नहीं मिलती है। कई काम उनसे करा लिए जाते हैं जो उसकी वो पेमेंट नहीं दी जाती है उनको, जो एग्रीमेंट से बाहर भी होते हैं। वो इसलिए कि वो ठेकेदार को मालूम नहीं है कि मैं एग्रीमेंट से बाहर काम कर रहा हूँ तो इसका मुझे पैसा मिलना चाहिए, वो उसको नॉलेज नहीं होती है। और मेजरमेंट नहीं मिलने का प्रॉपर सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा क्या है, तजुर्बा नहीं। अब काम लिए हैं तो इतने एजुकेटेड नहीं है, और अफसर जैसे होता है कईयों को ड्राइंग नहीं बराबर पढ़ने दिखने आती है, लेआउट सिस्टम नहीं मालूम होता, लेवल लेने नहीं आते हैं, तो उसका ही फ़ायदा इंजीनियर्स जो जूनियर इंजीनियर है कि हर दिन कुछ हैं जो नई जनरेशन के आए हैं वो तो देते ही कम है। मतलब मैं बताऊँ उनके कईयों के तो फॉर्मूले गलत लगे होते हैं, फिर मैं एक्शन से डिस्कस करता हूँ, फिर एक्शन उसको कहता है अभी क्यों नहीं दे रहा तू पेमेंट, फिर वो पेमेंट मिलती है मुझे बाद में, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता इनके ऊपर। जब तक किसी ऑफिसर के ऊपर, अब जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, एक दिन काम लेट करता है, 2 दिन उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, पेनल्टी लग जाती है। अब डिपार्टमेंट के काम खुद लेट हो रहे हैं, 1 साल का काम 1.5 साल में करा रहे हैं, उनको कुछ नहीं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। अब ये पता है कि ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर की बन रही है, नहीं दी, तो उसके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए, उसको चार्जशीट देनी चाहिए, बकाया पूछो भी पहले क्यों नहीं चढ़ाई। मैं ऐसे केसेस हैं मेरे पास, मेरे साथ एक था, कुछ छोटे अमाउंट की नहीं, 20 लाख रुपए की पेमेंट नहीं चढ़ाई थी। मतलब किसको कहते हो 20 लाख की, जस्ट अराउंड 4-5 ईयर्स बैक 20 लाख की पेमेंट नहीं चढ़ाई हुई थी जेईएन ने, वो उसके बाद एईएन का भी चार्ज था, और फिर उसने फाइनल बिल बना कर भेज दिया साथ में दोनों वर्क्स का। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत बढ़िया था, अच्छा था, उसको मालूम था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात है तेरा, ये फाइनल बिल आया हुआ है क्या है, साइन, मैंने मना कर दिया, मैं सब ये उसके मुताबिक पेमेंट नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है, मैं इसको रनिंग कर देता हूँ, आपकी जो पेमेंट इसने नहीं चढ़ाई हुई है आप उसको मुझे लेटर लिख के दी, मैं एक कमेटी बिठाऊंगा, जो कमेटी डिसाइड करेगी डेट विल बी फाइनल, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एग्रीड। कमेटी ऐसी बिठाना एजुकेटेड हो, प्रैक्टिकल हो, जो समझती हो मीन्स मेजरमेंट्स के। अब तो इंजीनियर्स कई ऐसे बन के आ गए हैं उनको फार्मूला ही नहीं मालूम होते, एरिया का फार्मूला मालूम नहीं होता, रेक्टेंगुलर फार्मूला नहीं होता, तो हमें तो मालूम है तो इसलिए हम पकड़ लेते हैं ये चीज़ पेमेंट कम हुई, जिसको नहीं मालूम हो उसका क्या है। तो मतलब और फिर कोई चीज़ चेकिंग, क्योंकि लैक ऑफ मतलब सुपरविजन प्लस स्टाफ कम है डिपार्टमेंट के पास। पहले स्टाफ ज़्यादा होता था, एक जैसे असिस्टेंट इंजीनियर है, उसके बाद 4-4 जूनियर इंजीनियर होते थे। अब एक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, 2 जूनियर इंजीनियर है, तो लैक ऑफ स्टाफ ऑल्सो, सुपरविजन बराबर नहीं हो पाता है। फिर वो कमेटी बिठाई गई उसके अंदर, और कमेटी ने दे देमसेल्फ वर सरप्राइज, मैंने लिख के देखी ये आपको पेमेंट क्यों नहीं दी है, ये तो गार्ड फाइल में है, एमबी में एंटर्ड है। मैं ये उस एएन से पूछो, और वो एएन एक बार भी मीटिंग में नहीं आया। पहले तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं दिए 2 महीने तक, फिर एक्शन ने चिट्ठी लिखी हुई, रिकॉर्ड दो, मेजरमेंट बुक दो, गार्ड फाइल दो, प्रेजेंट रो, और अदरवाइज मैं तेरी आई विल स्टॉप योर पेमेंट पे। तो उसने वो रिकॉर्ड दिया, फिर रिकॉर्ड देख के वो तो एक मीटिंग में भी नहीं आया। अराउंड हमारी 1.5 महीने तक मीटिंग चली, 2 इंजीनियर्स अपॉइंट किए गए थे, वेल एजुकेटेड थे, जो समझते थे सबके, हालांकि उन्होंने साइड नहीं देखी, बिल से देख लेते थे, 3D उनके दिमाग में आ जाती भी ऐसे कैलकुलेट। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं दी, मैं उससे पूछो जिसने नहीं चाहिए। फिर लेटर ऑन फिर उन्होंने पेमेंट दी। उन्होंने कहा ये तो पूरी की पूरी पेमेंट बनती है आपकी, 20 लाख है, इसमें से हम 40,000 रुपये आपको रिक्वेस्ट करते हैं रोकने के लिए, ये पेमेंट बनती तो आपकी है, लेकिन किसी ऑफिसर्स के ऊपर यूँ ही कोई बात आ जाए, ये हिडन है, तो इसको यू लीव इट। मैं कहा छोड़ दो मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बाकी पेमेंट दी गई। अगर मैं गलत होता तो पेमेंट क्यों देते, लेकिन अब उस ऑफिसर के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। किसको कहते हो 20 लाख की पेमेंट 4 ईयर्स बैक, और वो 20 लाख की पेमेंट भी जैसे मैंने वर्क काम किया हुआ है 2016 में और 2018 में मिली, मतलब आफ्टर 3 और 4 ईयर्स। मतलब क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, आपको मालूम नहीं। ठेकेदारों को कईयों के तो मकान बिक जाते हैं, घर में जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड बेचना पड़ जाता है। कईयों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे होते हैं, गोल्ड रखा होता है, लेकिन वो उन सब बिक जाता है, और हर कोई लड़ नहीं पाता। अब आपको बताऊं उस आदमी को जिसको 3 केसेस में अभी मिलने हैं, वो इतना थैंकफुल था मुझे, मतलब गौन केसेस थे उसके, ये नहीं कि मतलब मेरे पास तो बहुत बाद में आया काम खत्म। फिर मैंने उससे कहा कि फिर शुरू में इन्वेस्टमेंट भी होती है, अभी आपको फीस भी भरनी है। मैंने कहा देखो फीस, कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, सब कुछ है, वकीलों के खर्चे आते हैं, चार्जेस मेरे भी हैं, सबके हैं,
ये फोटो ये, उसने कहा मैं कर लूँगा। तो मैंने पहले मेरे पास टाइम नहीं था, दूसरी जगह बोलता नहीं मैं तो आपसे ही करवाना है। तो अब वो पता लगा उसका मिल रहा है, तो मेरे को हमें भी खुशी होती है। अच्छा, मैं तो जितने लड़े अपने, मैं सब में सक्सीड हुआ। औरों को, एक और पार्टी है उसको मैं पेमेंट आई, उस बेचारा वो मेरा दोस्त था, उसकी डेथ हो गई, अब उसका बेटा है तो आई, बेटा में सराय लेता रहा, हो गया उस हिसाब से सब कागज, उसको पेमेंट भी मिली। तो ऐसी चीज़ें हैं, और हर कोई लड़ नहीं पाता। एक तो कईयों का पैसा नहीं होता है, वो कहीं तो ऐसा होता है काम करते करते इतना घर का बिक जाता है कईयों का, जैसे जिसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था कि भी है, जब मेरे से डिस्कशन कर ली, वो सोच रहा था कम अमाउंट का काम बनेगा। सपोज करो उसने सोचा 20 लाख रुपए बन, मैं उसका 25 लाख का बनाया, और 25 की 25 पेमेंट हो रही है, क्योंकि कई चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। हमें कईयों को तजुर्बा नहीं, कईयों को लाइन ऑफ एक्शन नहीं। अब जैसे कोई डॉक्टर्स को ले लो, कोई एक किडनी का डॉक्टर है, वो किडनी का ही काम कर पाएगा ना, उसको अच्छी तरह जाएगा। हम उसको कहेंगे तू ब्रेन का कर लो, नहीं कर सकता, जब तक पूरी नॉलेज ना हो, वो तो ब्रेन वाला ही करेगा। ऐसे ही इस काम के अंदर 90% या 95% लोगों को पता ही नहीं कैसे जाना, क्या है क्या नहीं। और कोई आता है, पता है मेरे पास कुछ और भी आए, डिस्कस किया, मैंने उनको बताया फ्रूटफुल सब, लेकिन उनके पास पैसा नहीं आगे देने के लिए। मीन्स आपकी मतलब जो गवर्नमेंट फीस है देनी पड़ती है, कोर्ट फीस वगैरह है, तो अमाउंट लगता है। इसमें ये नहीं है कि परसेंटेज फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने कि जितने का क्लेम है उसके हिसाब से होता है, लड़ना पड़ता है 3-3 साल में। अब ये है कि कमर्शियल कोर्ट आने से विदिन 3 ईयर्स आपको डिसीजन मिल जाता है, और पेमेंट सही चीज़ के लिए लड़ो, गलत चीज़ के लिए नहीं। 2-3 केसेस मैंने देखे हैं, गलत भी आए थे, लोगों ने भरे हैं तो डिस्क्वालीफाइड हो गए। सही है, अच्छे डिसीजन आ रहे हैं, सही चीज़ के लिए लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। एक और चैलेंज है, जब आपसे बात होती है तो आप बताते हो कि ये इनकी सरकारी छुट्टियां बहुत होती हैं, ये 365 दिन में तो 150-200 दिन की छुट्टियां। हाँ। तो ये काम कब करते हैं अफसरों की? अगर सरकारी अफसरों की छुट्टियां इतनी होंगी, सैटरडे संडे इनकी छुट्टी है, हफ्ते में 2 दिन और छुट्टी आ जाए तो 6 और 1-2 छुट्टी वो मार जाते हैं, तो अगर वो ऑफिस आएंगे ही नहीं तो काम कब होगा? और काम नहीं होगा, उनके पास लिमिटेड टाइम है, तो वो उसका करेंगे, कहीं को उसको फेवरेंस कोई कर रहा है, उसको कोई बेनिफिट दे रहा है, उसका काम करेंगे, या वो उनके पास प्रेशर इतना होगा दिमाग में कि कितनी चीज़ें करनी है और टाइम कम है, ऑफिस आए हैं, काम 8 घंटे बैठना है और काम करने वाला इतना है, और आपने कहा जैसे उनके पास स्टाफ कम है, इतना प्रेशर है, तो ये अफसर काम कब करेंगे? और काम करेंगे इतना कम टाइम में, ज़्यादा काम करो तो क्वालिटी ख़राब होगी। वो बात सही है, लेकिन इसके लिए क्या करें? जब ऑफिसर्स की तो गलती नहीं, छुट्टियां रखी है तो गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन कई ऑफिसर्स छुट्टियों में भी काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, कई मीन्स 15 to 20% ऑफिसर्स ऐसे हैं जो संडे का दिन भी हो, छुट्टी भी हो, साइड विजिट करते हैं। वो तो ऑफिस के वर्क में इतना लोड है, अब गवर्नमेंट ने इन्हें इतना बांध दिया, ऐसे काम जिस वेस्टफुल है। इनकी जो काम आपको कंस्ट्रक्शन के लिए इनको देना चाहिए, डिवोट करना चाहिए टाइम, लेकिन कोई पटवारी के यहाँ है, कोई सरपंच की मीटिंग में है, कोई कुछ है, यूजलेस है, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, किसी की रैली है, किसी का कुछ है, तो इन अफसरों का काम है। और तब पटवारी है, उसको इतना हो गया, वो उसका सरपंच है, सब उनको सुनना पड़ता है। नहीं हो तो फिर ये कंस्ट्रक्शन की तरफ सुपरवाइज ही नहीं कर पाते हैं। और एक छुट्टियाँ भी बहुत हैं, कई हैं जो छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हैं, आलसी भी हैं, सब हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन कई हैं 20% है जो छुट्टियों के दिन में साइड विजिट कर पाते हैं। बाकी ऑफिशियल वाले दिन तो वो ऑफिस में ऐसे बांधे होते हैं, कोई मीटिंग कलेक्टर ने बुला लिया है तो कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो जिम्मेदार लोग हैं जो चलो अपने काम को जिम्मेदारी समझ के करते हैं, जो इनको अच्छे 20% लोग ही हैं। बाकी अब छुट्टियां हो गई तो इसके लिए क्या, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से अब हैं। तो अब अगर छुट्टियां इतनी है तो काम कैसे? जब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी एक्सीएन की या किसी भी अफसर की, तो वो काम कैसे होगा आगे? तो चैलेंज है ना, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन लाइन इट्स नॉट एन इजी जॉब। इसके लिए आपको मतलब ऑफिसर भी चाहेगा कि आपको कोऑपरेट करूं, सब कुछ करूं, नहीं कर पाता। कई बार मुझे कहते हैं विजिट के लिए कि कल चलेंगे पर साइट की इंस्पेक्शन, ठीक है, लेकिन फ़ोन आ जाता नहीं, आज तो मुझे कलेक्टर की मीटिंग आ गई यहाँ है, या आज मुझे जयपुर बुला लिया गया वहाँ है। तो मुझे ये मोटा मोटा समझ आ रहा है, इस काम में किसी ने घुसना है या हो तो इसमें पैसा भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए और टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। और अगर नॉलेज नहीं है तो लो नॉलेज। अगर अपना ही पैसा बचाना है या अपना किसी प्रोजेक्ट में फंसना नहीं है तो, और टाइमली कंप्लीट करके अपनी पेमेंटें लेनी है, तो नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर करो, और फंस गए हो तो फिर आगे बताते हैं क्या करें। अच्छा, मेरे को ये जानना है, अब ये तो हो गया मोटी मोटी बात। अब ये समझते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई, किस किस लेवल पे प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन क्या है। जैसे मान लो किसी ने टेंडर भरा और टेंडर उसको नहीं मिला, उसके साथ फेयर नहीं हुआ टेंडर के अलॉटमेंट में, तो तब वो क्या कर सकता है? टेंडर मिल गया और उसके साथ ये पेमेंटों का चक्कर डल गया या कोई और उसके ऊपर एक्शन हो गया है, फिर वो क्या कर सकता है? कहाँ अपील कर सकता है?
फिर फाइनल कि कोई डिपार्टमेंट पूरा आप अपील सब प्रोसेस किया, फिर नहीं हो रहा, फिर वो कहाँ जाए, कौन से कोर्ट में जाए, और अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी फाइलिंग स्ट्रांग रखने के लिए वो क्या क्या सरकारी ऑप्शंस हैं उसके पास, कहाँ कहाँ कंप्लेंट डाल सकता है, कहाँ वो RTI डाल सकता है, जो अपने कागज़ उसको चाहिए वो क्या क्या करे। तो पहले किस किस लेवल पे चैलेंज आते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, वो आप ज़रा बताओ। देखो भाई, सबसे पहले तो जैसे आपने एग्रीमेंट कर लिया, आप उनसे डिपार्टमेंट से मांगिए डिटेल, एक तो एस्टीमेट दीजिए मुझे क्या काम करना है, क्योंकि जब हम टेंडर भरते हैं जी शेड्यूल होता है, उसमें ये होता है कि आपको इतनी क्वांटिटी का इस रेट से काम करना है। ये नहीं पता होता ये क्वांटिटी की आपकी मेजरमेंट कहाँ है, कौन सी जगह में कैसे काम करना है। तो उनसे एस्टीमेट की कॉपी मांगी है, वर्किंग ड्राइंग्स मांगी है, राइटिंग में सब होना हाँ सब राइटिंग में उनको आप चिट्ठी लिखी है, राइटिंग में आप उनसे लें। मैं भी केसेस में कुछ बच रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे उसी वक्त मांग लेता हूँ। और होता क्या है, 90% केसेस ऐसे हैं कि एस्टीमेट कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। तो ये कभी कुछ आपके ऊपर गलत एक्शन ले लें बाद में, कुछ पेनल्टी, तो बाद में आप लड़ने वाले तो बनो, नहीं तो लड़ नहीं सकते आप। तो वी हैव टू प्रूव कि अगर आप गलत हो, वी हैव टू प्रूव हाउ यू आर एट फॉल्ट। और जब वो देंगे आपको एस्टीमेट ड्राइंग्स देंगे, उसके बाद काम शुरू करो। हाँ, एस्टीमेट ड्राइंग आप ले लीजिए, और बाई चांस वो नहीं देते हैं किसी का डिले, तो राइट दम लेटर कि आप ये दे दीजिए, जब तक आप नहीं दे आई विल नॉट एबल टू स्टार्ट द वर्क, और इसको हिंड्रेंस माना जाए ऑन पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। और अधिकतर देते हैं वैसे, ऐसा नहीं कि अच्छा, नहीं यहाँ पे आने से पहले जिसने टेंडर अप्लाई किया और टेंडर उसका नहीं आया, किसी और को ग्रांट हो गया, तो उसको कहाँ अपील करे, उसको लगता है ये मेरे साथ अनफेयर हुआ, तो वो क्या करे? तो उसमें क्या है, उसमें NIT में लिखा हो जाता है पहले एक फर्स्ट अपील किसको आप कर सकते हो। कोई एक्शन होता है, एक्शन के लेवल का होता है तो SC को कर सकते हो, SC का लेवल है तो एडिशनल चीफ को, उसमें मेंशन होता है पहली अपील। तो आपको एक परफॉर्मा दिया होता है, सब कुछ है NIT में के बाद वो जो पहले टेंडर बिड होती है उसके अंदर है। आप फर्स्ट अपील कीजिए, उसको अपना कंप्लीट दीजिए। उसके बाद बाई चांस उससे नहीं हियरिंग होती, शायद नहीं होता है, तो उसका सेकंड अपील जो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है या जो भी उसमें लिखा होता है कि सेकंड अपील कौन हो गया, आप उसको लेकिन विद इन टाइम कीजिए, सब कुछ टाइम पीरियड में होना चाहिए। और जो भी अपील करें उसके डॉक्यूमेंट्स रिसिप्ट के भी रखें आप। कई बार कोई कह देगा नहीं मिला, चार्जेस देने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट अपील के लिए अराउंड 2500 है, सेकंड के लिए 10,000 रुपीज़ की फ़ीस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है। अगर फर्स्ट अपील में सक्सेसफुल नहीं हो, पहले तो आप देखिए यू आर करेक्ट, आपके पेपर्स कागज हैं, ये नहीं कि बेमतलब आपको मालूम है किसी के कहने पे ना चले जाएं। आप तो पहले की डॉक्यूमेंट्स भी, हाँ भी आप जो बात कह रहे हो सही है कि नहीं है, फिर अपील कीजिए। और फर्स्ट अपील बाई चांस आपके अगेंस्ट हो जाती है तो टाइम पीरियड है उसका, तो सेकंड अपील कीजिए सेक्रेटरी के बाद। सेकंड अपील है, नहीं होता तो फिर कोर्ट है। लेकिन इफ विद ड्यूरेशन आप सब कुछ कीजिए। आपने कहीं अगर लेट कर दिया तो मीन्स फिर आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा, तो ये है उसके अंदर। फिर उसके बाद जब आपको वर्क ऑर्डर मिल जाता है, सब कुछ है, सबसे पहले लेटर लिखिए, डिपार्टमेंट से कहिए मुझे आप एस्टीमेट की कॉपी दिए, मुझसे क्या काम कराना, पर्टेन RDs की जो चेन में काम करना है वो बताइए, वर्किंग ड्राइंग दीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा तो आप क्या काम करेंगे। साइट पे जाने के लिए पूरा रास्ता दीजिए, SS दीजिए। अब जैसे कई जगह होता नहीं, लिख तो देते हैं SS टू साइट, होती नहीं है, फसल की होती है, कुछ है तो वो दीजिए, नहीं है तो आप राइटिंग में लिख के दीजिए इनको। लेकिन डिपार्टमेंट तो अपने सेफ रखने के लिए तो कहेगा भी SS है, सब कुछ है, तो आप फ़ोटो खींच के रखिए सब कुछ। अब तो बहुत साधन सब हो गए हैं, आप काम कीजिए। कहीं कोई चीज़ आती है, देखो काम तो आप करो, काम बीच में छोड़ोगे तो आप बेशक सही भी हो तो उन्होंने तो अपनी नौकरी बचानी है, वो तो पता है कि ठेकेदार सही है, हम गलत है, फिर भी एक्शन ले लेंगे। इसलिए आप काम ख़त्म कर दो, काम ख़त्म करके लड़ो। और उसके बाद फिर वो क्या करो, मतलब काम ख़त्म करो आप एज पर एग्रीमेंट, मतलब नहीं भी हो तब भी ख़त्म करो, क्योंकि इनके पास बहुत पावर्स है, मतलब डिपार्टमेंट के पास, और गलत पावर्स हैं कि मिसाल ठेकेदार को परेशान करने के लिए तो बहुत है। इसमें ये नहीं है, ठेकेदार सही भी होगा तब भी बहुत है। पेमेंटें लेट होती हैं 3-3 महीने तक, जब तक एग्रीमेंट में लिखा है वंस इन ए मंथ पेमेंट करो। अब आप सब होते हैं, सबसे पहले काम ख़त्म करो आप। अब और लेटर लिखते रहो, बाई चांस आपके ऊपर कोई गलत एक्शन हो जाता है, फिर भी देखो लेटर लिख दिया तब भी गलत है। कई बार ऐसा होता है मजबूरी में कि हमें पता है कि हम सब सही कह रहे हैं कि काम नहीं हो पाता है, कंपनसेशन नहीं दिया हुआ विभाग ने, ज़मीन का कब्जा नहीं लिया हुआ, तो कैसे काम कर लोगे। लेकिन अफसर अपने आप को बचाने के लिए फिर भी एक्शन ले लेता है। तो फिर वही लीगल कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना होता है लीगल कोर्ट है, सबसे पहले उसमें जाने का प्रोसेस। इसमें पहले अपील नहीं होती कि किसी आप सीनियर ऑफिसर को इसमें अपील करो? नहीं सीनियर, इसमें अगर कोई एक्शन होगा आपके अगेंस्ट, तो एक्शन हो गया तो आप, एक तो क्लॉज 23 है कि कमेटी बनी हुई है, यूजलेस डिपार्टमेंट की कमेटी है, वो तो टाइम नहीं, वो तो बस कोई रीज़न नहीं लिखे, बस खारिज, कुछ रीज़न नहीं लिखेंगे ना, उनको कोई चैलेंज नहीं करने वाला।
ये ऑफिसर्स है, खुद के ही ऑफिसर्स हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? या तो इंडिपेंडेंट हो, एज पर लॉ क्या है, एक इंडिपेंडेंट आदमी बिठाना चाहिए जो उस डिपार्टमेंट का ना हो, लेकिन उसी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं, उसी के हैं, और ये भी एक माफिया है। इंजीनियर्स का भी ये क्या है, ये सब के सब उन्हीं की हेल्प करते हैं। हालांकि कई इंजीनियर्स बहुत सही रहते हैं, सब है, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा है, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए गलत एक्शन लेते हैं। तो आपको उसके बाद फिर आपको लीगल सेल एक होता है कोर्ट, उसमें 1000 रुपये की आप फीस जमा कीजिए। पहले तो डिपार्टमेंट को लिख दीजिए भी ये मेरे इश्यूज़ हैं या जो भी है, वो फिर वो दोनों पार्टी को बुला लेते हैं। डिपार्टमेंट लीगल ऑफिसर है तो कि सुलह हो जाए, वो कहीं पे अधिकतर नहीं होती है, डिपार्टमेंट नहीं मानता, तो वो एक नॉन स्टार्टर इशू कर देता है कि भी ये इस कारण ये समझौता नहीं हुआ, रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट नहीं मान रहा। तो फिर उसके बाद आप कमर्शियल कोर्ट जाएं। अब जब कमर्शियल कोर्ट में जाएं तो फीस फिक्स कर रखी है। आप जितने का भी क्लेम करेंगे गवर्नमेंट से, उसकी फीस फिक्स है। राउंड जैसे जैसे क्लेम बढ़ता जाएगा फीस कम होती जाएगी। अब आप एग्जाम्पल मतलब 1 करोड़ का क्लेम है, 1 करोड़ का आप क्लेम है तो आप मान के चलो आपको अराउंड 3 to 4% देना तो पड़ेगा। 3-4 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना है। हाँ, और आप अपना क्लेम उसके बाद क्लेम करके आप लड़ें, सब कुछ है, एडवोकेट रखना पड़ता है, क्लेम भी सही बनने चाहिए, ये नहीं कि आप कोई गलत क्लेम विद डॉक्यूमेंट प्रूफ्स एंड एविडेंसेस एंड ऑल दैट। और मैंने भी किए हुए हैं क्लेम करके, एविडेंसेस सक्सीड भी हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, जब जजमेंट होती है तो उस जजमेंट में जो आपने पैसा डिपॉजिट किया वो रिफंड हो जाता है, और जो ऑन द पावर ऑफ जज के ऊपर है। लेकिन ऑलमोस्ट 90% केसेस में रिफंड मिलता है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो फीस के ऊपर इंटरेस्ट वो नहीं सिर्फ दिया डिपॉजिट है कि हाँ, लोग नाजायज ना आ जाए। हाँ, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट नहीं मिलता। बाकी जो आपका जो भी है, जो जज समझता है जिस हिसाब से, उसके फीस क्लेम सही होगा देगा। रिजेक्ट भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। इसलिए आप फर्जी क्लेम मत दो, बेमतलब पैसा खराब होता है, टाइम खराब होता है, एडवोकेट से पैसे खराब होते हैं, सब चीज़ें हैं जो पता है आपको। और किसी ढंग के आदमी से बनाओ जिस एडवोकेट को इसकी नॉलेज हो। एडवोकेट को नॉलेज क्लेम्स की कम है, ये तो आपको खुद बनाने हैं या आप किसी को देखें उससे, या जो आपके जैसे कंसल्टेंट भी हैं जो आप जो बना सकते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वो विद एडवोकेट ये हाँ, एडवोकेट को क्या आपको लॉफुली लेकर जा सकता है। एडवोकेट आपने जो क्लेम बनाकर अब दे दिया है, वो भी कितनी फीस बनती है वो लगाएगा, फिर लॉफुली करेगा कि भी इसके ऊपर ये है वो है। तो एडवोकेट्स तो लॉफुली लेकर जाएंगे, बाकी करना प्रैक्टिस है, क्लेम बनाना, ये तो सब आपको। एडवोकेट्स क्लेम नहीं तो एडवोकेट तक पहुंचाने का काम आपका है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर मुसीबत में है, वो फंस गया है, उसको आए मेरे पास आए हैं, अगर आपके पास आए, जैसे आपके पास आते भी हैं बहुत सारे आपके क्लाइंट्स हैं जो फंसे हुए हैं, आप उनकी हेल्प करते हो, अभी तक कितनों की आप हेल्प कर चुके हो, वो उन लोगों को आपके पास आए, आप उन्हें क्लेम बनाने में हेल्प करते हो, फिर उस क्लेम को आप वकील को देते हो, फिर वकील जमा करता है कोर्ट में। वकील देके फिर वकील भी हमसे गाइडेंस लेता है पूरा। ऐसा नहीं कि भी हमने बना दिया तो नेचुरली कोई क्लेम हमने किया है तो उसके कुछ वो टेक्निकल चीज़ें हैं। एडवोकेट्स को इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं मालूम होती, वो हम उसको गाइड करते हैं, वो उसको लॉ के हिसाब से लेकर आता है। हम उसको टेक्निकली बताते हैं, ये चीज़ें हैं, ये देखो एग्रीमेंट में ये नहीं है, ये नहीं है। सिर्फ एडवोकेट नहीं जिता सकता, या तो एडवोकेट को पूरी नॉलेज हो क्लेम्स की। मैंने अभी तक किसी एडवोकेट को ये नहीं देखा कि वो क्लेम्स उसे इंडस्ट्री की नॉलेज हो, तो या तो बहुत रेयर होता है कि ऐसा एडवोकेट जिसको इंडस्ट्री की नॉलेज हो। तो इसमें आपको जैसे इंडस्ट्री की नॉलेज है वो, और एक एडवोकेट, ये दोनों की टीम काम करेगी टू गेट ये केट को सक्सेसफुल। हाँ, मेरे को भी क्या है, इसलिए मैं सक्सेसफुल क्योंकि एक तो बेसिक शेड्यूल BSR साइट में खुद देखता हूँ, मुझे नॉलेज है कि क्या क्या आइटम्स होती हैं। वर्क साइट पे जाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि क्या फालतू काम मुझसे करा रहे हैं। करता हूँ काम, लेकिन चिट्ठियाँ साथ साथ लिख देता हूँ। आप ये मत डरिए कि आप चिट्ठी लिख रहे हो तो ऑफिसर नाराज हो जाएगा, नहीं। ऑफिसर अपने हाथों से बंधा हुआ है, उसको मालूम है, वो ये नहीं कहेगा, नाराज नहीं होगा ऑफिसर। मतलब अधिकतर नहीं होते हैं, कुछ हैं तो क्या करो, अगर लेटर नहीं लिखोगे बाद में आप ले नहीं सकते। क्योंकि ऑफिसर तो ट्रांसफर होकर चला गया, उस ऑफिसर और आपके बीच में कन्वर्सेशन है, वो राइटिंग में नहीं है। ऑफिसर मान लो ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, तो क्या बोलो कोर्ट में कि उस ऑफिसर ने मेरे को उस दिन पे ये बोला था, कहाँ है सबूत? तो लॉ यही कहता है कि जो भी एविडेंस, जो भी दैट मस्ट बी इन राइटिंग। तो चाहे टेक्स्ट मैसेज है, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो लेटर है, ये सब एविडेंस है। हाँ, सब। और क्या क्या एविडेंस ईमेल इज नॉट एन एविडेंस। ईमेल में क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा, ईमेल हम कर देते हैं, दूसरी पार्टी को नहीं मिली या मुकर के मिली नहीं उसकी रिसीट। तो अच्छा, ईमेल की तो आप हार्ड कॉपी अपने भी जो देते हो, ईमेल भी करनी है तो करो, हार्ड कॉपी जरूर भेजो। और जो साइट की पिक्चर्स लेते हो वो भी एविडेंस है। हाँ, साइट की पिक्चर्स एविडेंसेस हैं, और फोटोग्राफ्स वगैरह सब हैं। आप वीडियो शूट कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप क्लेम ऐसा लड़िए एडवोकेट के पास। कई एडवोकेट के चक्कर में भी पता है क्यों एडवोकेट्स कई मिसलीड कर देते हैं, उनको तो पैसा चाहिए,
आप हारो या जीतो। कोई डॉक्यूमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं है, मतलब फाइल में मिस हो गया, कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स फाइल्स नहीं बनाते या उनके पास फाइल में वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो अफसर से कैसे ले? देखो डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फिर जिसको टेक्निकल नॉलेज हो तो वो उस हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि देखो मैं शुरू में आया था, मुझे भी इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मालूम थी। मैंने काम किया था माई प्रोजेक्ट में पैरापिट वॉल का, तो कि कैसे रखते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन मैंने फिर IS कोड के थ्रू उसको लड़ा और मैं सिर्फ उसमें एक लेटर लिखा था उस पूरे मेरे को, बाकी तो अब तो 100 150 लेटर जाते हैं, एक लेटर लिखा था और जो मांगा उससे ज़्यादा मिला पैसा वो। लेकिन मैंने फिर उसको कैसे प्रूव करूं, मैं एक आर्बिट्रेशन लॉ रिपोर्टर आती है वो किताब पढ़ता था, उससे आपको एज एन एडवोकेट नॉलेज मिलती है कि कैसे कैसे क्या क्या डिसीजंस होते हैं, सारे कुछ है। तो IS कोड से जैसे प्रूव करना है, जैसे आपने RCC कंक्रीटिंग कर दी, हनीकॉमिंग्स हटा दो, होती है ये, वो अफसर कहते हैं आपने हनीकॉमिंग्स आ गई, काम गलत है ना, वो तो IS कोड कहता है हनीकॉमिंग्स होती हैं तो उसको आप रिपेयर कर दो, ठीक है, मैं वो करता रहा। अब मुझे इन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप अपना सीमेंट का एक स्लरी बनाकर इसके ऊपर पेंट कर दो, पेंट के टाइप कर दिया। मैंने चिट्ठी लिख दी उसी की कि भी मुझे इसकी पेमेंट नहीं दी, लेकिन फिर मैंने उसको IS कोड से प्रूव किया, उन्होंने कहा कि ये हनीकॉमिंग्स होती हैं इसलिए ये कराना पड़ता है। IS कोड बताया मैं ये नहीं है, इसके कारण नहीं होता है, ये देखिए ये एक्स्ट्रा काम, तो मुझे पेमेंट मिली। ऐसे कई चीज़ें थी। तो आप केस लॉज भी अपनी, जब भी आप कोई केस लड़ते हो या कोई आप दलील देते हो, अफसरों को भी देते हो, तो आप केस लॉ लगाते हो, कोई पहले जजमेंट्स हुई हुई है वो लगाते हो? ये जजमेंट देने से ही तो मैं जजमेंट के हिसाब से अपने वर्क बना, मैं देखता हूँ कोई काम इन्होंने गलत कराया तो जजमेंट हुई है, जजमेंट भी किसकी देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की, मतलब लोअर कोर्ट की तो कोई फ़ायदा नहीं, हाई कोर्ट की भी चल जाती हैं, लेकिन मैं वो उनके वो अथॉरिटी का उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखता हूँ, उसके हिसाब से फिर लड़ता हूँ। तो मैंने तो अभी तक जो मांगा है मुझे मिला है, बेशक लेट हुआ है, क्योंकि आपने कागजों के पक्के थे, कागज सब बराबर चलते रहे। शुरू में मैंने जैसे कागज नहीं बनाया केस के ऊपर था, तो अपना इस IS कोड से जीता, एग्रीमेंट के क्लॉजेस से जीता। जैसे एक मैंने पहले काम लिया था जो बताया बाईपास कंड्यूट का था, उसमें तो ये लिख दिया था, एक G शेड्यूल होता है, उसमें लिखा था आपको कटिंग हुकिंग बेंड करना है, ये करना है, पाइप बनाकर लगाना है, उसका रेट दे दिया। स्पेसिफिकेशंस में लिखा था कि इसको आपको पेंट करना पड़ेगा। अब वो मेरा जो इंजीनियर था उस वक्त मैकेनिकल का, वो साला बड़ा अलग टाइप का था, वो सब था। वो कहता आपने इसके ऊपर पेंट नहीं किया है, मैं तो इसके पैसे काटूंगा जो आपको मिल रहा है। मैं तो मेरे साथ 9,000 रुपये मेट्रिक टन आप दे रहे हो, इसमें कहीं नहीं लिखा मुझे कि पेंट करना है। स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि अगर आपको पेंट करना है तो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना, आप तो मुझसे पैसा दो। कहता नहीं, तो मैं तो पैसे काटूंगा, अड़ के बैठ गया वो तो। अब क्या करे, अफसर है, उसकी कलम में ताकत, सब चीज़ें हैं। अब आया बात की क्या रेट से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। तो एक हरियाणा कंपनी थी, वो पेन स्टॉक बना रही थी, हरियाणा कंस्ट्रक्शन, मैं बाईपास कंट्यूट बना रहा था, उसमें भी वो पेंट का था। इन्होंने से उससे कोटेशन मांगी कि भी तुम बताओ कि तुम पेंट करोगे तो क्या रेट में लोगे। तो मुझे तो मालूम था कि टोटल इसकी कॉस्ट आती है 4 रुपये पर अपना पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। तो हरियाणा वाला भी से मैं मिला, बोलता क्या करना यार, ये रेट आप मांग रहे। पहले मुझे मालूम नहीं था, स्पेशली क्योंकि उनका मैंने कुछ काम किया था, पावर हाउस में काम कर रहा था। पावर हाउस तो क्या बिजली बनती है, मतलब वो। तो बोलता क्या करूँ, ये आया, मैं साहब इसका आप रेट, बोलता कितना भर दूँ, कि क्या रेट है, 20 कर दूँ। मैं नहीं, 40 रुपीज़ कर दूँ। आप 40 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर कर दो। कहते यार इतना ज़्यादा, ये वो, मैं कर दो, आपको क्या दिक्कत है। उसने 40 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर कर दिया। अब अफसर को तो नेचुरली रेट वो पता है जान के, लेकिन उसने तो ठेकेदार को रगड़ना है, काम है उसका। तो उसने मेरे बिल में से 40 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर पैसा काटने लग गया। तो जब ये काट लिया 1-2 बिल में, मैंने ला के पेंट कर दिया, तो मुझे वो पैसा तो मिल गया। फिर मैं उसका लड़ा, क्लेम जो लड़ा, तो मैंने नेचुरली फिर 40 रुपीज़ से पैसा मांगा कि भी ये दिया डिपार्टमेंट ने। तो ये आपको अपनी कुछ कई चीज़ें हैं कंडीशंस के हिसाब से जज करनी पड़ती है कि आपका कुछ गया तो नहीं, आपने क्या, ये तो पता उसने काटना पैसा है, तो आपने हायर रेट से काटने आपने ले लिया, पता आपको इतनी कॉस्ट है, पेंट कर दिया, वो पैसा मिल गया, उसको लड़ा, फिर मैं लड़ के वो पैसा मिल गया। तो ऐसे कई केसेस एक थे, जैसे हम काम कर रहे थे, एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट की थी, वही मैं कंड्यूट बना रहा था, स्लाइड हो गया, बेंड हो गई वो पाइप, तो मैं उसकी फ़ोटो खींच ली, चिट्ठी लिख दी है बेंड को कि मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ, उसका पैसा दो, नहीं दिया, तो उस पर मांगा थी।
कि वो मेरा फॉल्ट तो नहीं है ना नेचुरली, ये क्लॉज 35 बोलता है कोई भी नेचुरल हो तो मिलता है। ऐसे उसमें कई चीज़ें थी। आरटीआई कैसे हेल्पफुल है कॉन्ट्रैक्टर्स को? आरटीआई बहुत हेल्पफुल है कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या हर आदमी के लिए हेल्पफुल है। देखो आज अगर कॉन्ट्रैक्टर्स अगर जीवित है, बचता है, तो बिकॉज ऑफ आरटीआई और एक कमर्शियल कोड। नहीं तो पहले तो क्या है, आर्बिट्रेशन के क्लॉजेज होते थे तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता था, देता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने देखा, ऑफिसरों ने मिलकर वो क्लॉज ही बदल दिया, सारा आर्बिट्रेशन का ही हटा दिया कि भी मतलब एक तरह से मतलब बहुत गलत चीज़ है, कर दिया। लेकिन ये नई सरकार आई, इन्होंने देखा सबकी दिक्कतें हैं, तो पहले जो सिविल सूट होते थे उसको उन्होंने कमर्शियल कोड कर दिया। तो सिविल सूट में 25-25, 30-30 साल लड़ो, कुछ नहीं। अब कमर्शियल कोड इसलिए बना दिया कि किसी का भी डिपार्टमेंट से प्राइवेट का, प्राइवेट से प्राइवेट का हो, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नहीं है उसकी। आप आइए अपना एज पर रूल्स आइए, पेमेंट्स वगैरह मिल रही हैं। आरटीआई जैसे मैंने पूछा, जब किसी अफसर को कोई कागज नहीं दे रहा, कोई कॉन्ट्रैक्टर को एक्सीएन या एसडीओ या कोई भी सरकारी इसमें भी है, तो आरटीआई डाल के कागज ले लो, कोई ड्राइंग ले लो, कोई चीज वो नहीं दे रहा, आपको परेशान कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे लड़ रहा है, तो आप आरटीआई डालोगे, आपका राइट है कि आपको कागज मिलना चाहिए। और अगर कोई अफसर आरटीआई के अकॉर्डिंग आपको नहीं दे रहा डॉक्यूमेंट, फिर अपील डाल सकते हो। फिर फर्स्ट अपील आप डालो, वो उससे ऊपर वाले पे जाते हैं। हाँ, फिर फर्स्ट अपील में साथ में ये भी मांगो कि इसकी कॉस्ट ना देखो। पहले आप आरटीआई डालते हो तो जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हो तो 2 रुपये पर पेज के हिसाब से हमें पेमेंट देनी पड़ती है। पहले 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा कर देना पड़ता, फिर वो लिख के भेजते इतना पैसा जमा कराओ, हम जमा करा देते हैं, वो दे देते हैं। अब बाई चांस वो नहीं दे रहे तो आप उसको विद इन ए मंथ, आफ्टर 1 मंथ आप फिर जो हायर अथॉरिटी को, जो हर एक का भी अलग अलग है, उसको अपील करो और उसमें डिमांड कर लो, उसमें आपको फिर पैसा जमा नहीं कराना पड़ेगा। ऐसा मेरे केसेस में हुआ है, एक नहीं है, मैंने कोई कागज के मांगे 8,000 रुपये बनते थे, नहीं दी तो फर्स्ट अपील की, उन्होंने उसको ख़त्म करके डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सब कुछ दे दिया। और कई बार फिर जैसे अब फर्स्ट अपील से भी आपका नहीं बैठता कुछ है, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कोर्ट बना रखा है, आरटीआई का है, फिर उसको सेकंड दैट इज़ फाइनल अपील। पूरे जैसे राजस्थान के लिए 5 जगह के अलग अलग हैं, बिल्डिंग तो एक ही है, 5 अलग अलग कोर्ट बनाए हुए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का कोई एक कोर्ट है, चित्तौड़, जोधपुर पालिका अलग है, ऐसे ऐसे करके रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको वहाँ जजमेंट, वहाँ पे रिटायर्ड पेनल्टी भी है इसमें अफसरों पे। हाँ, ऑफिसर्स के ऊपर भी पेनल्टी है अगर बाई चांस उन्होंने कुछ किया तो नहीं, अगर दे रहे हैं। एक केस था, एडिशनल चीफ का था, अभी वो नहीं गया तो 25,000 मैक्सिमम तो पेनल्टी लगा, तो ऑफिसर्स को पेनल्टी अपने पॉकेट से देनी पड़ेगी। इसलिए कई लोग लापरवाही कर जाते हैं। अब जब तक ये कोर्ट वाले भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तब तक क्या है, फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन आरटीआई बहुत अच्छा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप लीजिए, क्योंकि कई ऑफिसर्स कागज नहीं देते हैं, तो ये आरटीआई से आता है। जिद में बैठ के, मेरे साथ भी कई लोग नहीं देते, तो मैं आरटीआई से मांगता हूँ। वेरी गुड। अब कोई मान लो अफसर्स की आपके साथ नहीं बन रही, परेशान कर रहा कोई अफसर, आपको काम नहीं करने दे रहा, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो कंप्लेंट करे, उसके सीनियर को कंप्लेंट करे कि एक्सीएन मेरे को परेशान करे, एससी को कंप्लेंट करे, सीनियर है, एक्शन चाहे ले ना ले, लेकिन राइटिंग में उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। वो नहीं मानता तो चीफ इंजीनियर को कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसा आप रिकमेंड करते हो कि मतलब बिना डरे, अगर आप सही हो तो अफसर आपको परेशान कर रहा है तो अपना दर्द अब सीनियर अफसर के आगे राइटिंग में रखो? हाँ, करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन फिर साथ साथ में वो काम जैसे ऑफिसर कह रहा है आपको, उसको ढंग से कर दो आप। ये नहीं कि भी वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप नहीं काम करोगे ना, काम तो आप करो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फिर भी आपको कोई वो परेशान करता है, आप देखते हो कि भी इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, उसको सुनने के बाद भी वो आपको अनसुना कर रहा है या पेमेंट लेट कर रहा है या कुछ है, तो आप एससी को लिखो सब राइटिंग में, चिट्ठी में, उसकी फिर कॉपी भेजो अलग, कई जगह कॉपीज भेजो आपको। मतलब अपना ये नहीं कि मेरे भी लेटर में भी कई जगह कॉपीज भेजता हूँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ। अब आपको अफसरों ने तंग कर रहे थे कोई, तो आप फंसे हुए किसी कुछ प्रोजेक्ट्स में, आपके पेमेंट रिलीज हो रही, इतने साल हो गए आपको परेशान किया जा रहा था, तो आपने फिर कहाँ एंड तक गए और वो फिर हार के उन अफसरों को झुकना पड़ा और पेमेंट रिलीज करनी पड़ी, तो आपने कहाँ का कंप्लेंट डाली उनकी? ऐसे आप ये को झुकना तो इनका कोई है नहीं, बहुत सही चीज़ क्या है, वो पेमेंट नहीं दे वहाँ है,
बाकी इनके तो ऐसे होते हैं कि नेग्लेक्ट करते नहीं, हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम चिट्ठी- इसमें तो पेमेंट नहीं देंगे और बाद में आपने इतने उनके अपने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए और साल बाद 2 साल बाद पेमेंट उसी अफसर ने उसी बात की पेमेंट दी जो अफसर कह रहा था नहीं दूंगा। हाँ, कम पेमेंट दी तो दी फिर उसने इसलिए कि ऊपर प्रेशर इतना था कि भी ये कागजों में लाने के लिए कि भी जो बनती थी दे दी, हालांकि उसने आधी पेमेंट दी मुझे। अब वो आपने उसको प्रेशर कैसे क्रिएट किया, क्या प्रेशर किया? क्या है, देखो मैंने लेटर तो सबसे पहले लेटर तो आप लिखो एक्शन को, क्योंकि आपका जो भी है कि एक्शन से ही है। कॉपी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैंने प्राइम मिनिस्टर को दिया, प्रेसिडेंट को, एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा, इकोनॉमिक्स मिनिस्टर को भेजा, फिर साथ में चीफ इंजीनियर को दिया, चीफ मिनिस्टर को दिया लेटर, इरिगेशन मिनिस्टर को भेजा, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को भेजा। तो आपने सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे आपने हर जगह जहाँ भेज सकते थे सब जगह भेजा, सब भेजा। और फिर चलो वहाँ आते भी हैं तो होता क्या है, इतनी चिट्ठियाँ जाती हैं ऊपर जाकर, फिर वो ये उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वो सारी चिट्ठियाँ नीचे आती हैं वापस। हाँ, आकर पूछते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन कई ऑफिसर्स को तो पड़ी नहीं होती है, वो समझते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट नहीं है, तो कई हो जाते हैं प्रेशर में। अब कईयों में नहीं हुआ तो फिर सीधा आप रिट ऑफ मेमोरेंडम लगाइए कोर्ट में। मैंने देखा कई जगह, कुछ जगह रिजल्ट आ गया, बेशक 50% आया, लेकिन आया तो उसको लिए मैं कमर्शियल कोर्ट में जाऊंगा, कमर्शियल कोर्ट लड़ूंगा। तो अगर कोई सरकारी ऑफिस कोई आपका काम नहीं कर रहा है जो बनता है, अपना काम फाइलें पकड़ के बैठ गए, अब जैसे आप बता रहे थे कि इसमें उनकी फाइल ही रख के बैठे 6-6 महीने हो गए, साल हो गए, फाइलें ही रखी हुई हैं, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, ना सही ना गलत, कुछ हो ही नहीं रहा है, और फ़ोन नहीं उठाते, ईमेल का जवाब नहीं दे रहे, चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे, फाइलें लेके बैठे हैं। इस केस में क्या किया आप बता, अभी कुछ बोला आपने? हाँ भी क्या इसका फिर देख के हार के सारा कुछ मैंने देखा, मतलब एक टाइम एक्सटेंशन केस था। अगर टाइम एक्सटेंशन सैंक्शन हो तो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, फाइनल बिल की पेमेंट हो, क्लॉज 45 की हो, हालांकि एज पर एग्रीमेंट टाइम एक्सटेंशन फुल पावर्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दी हुई है, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूज़ नहीं करता अपनी पावर्स भी। नहीं, ऊपर वाले मेरी नौकरी को खतरा है, ये है वो है, क्लियर कट है, समझते नहीं है। मतलब इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हिंदी में भी लिखा है फुल पावर्स है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को टाइम एक्सटेंशन की, लेकिन नहीं करते, ऊपर भेज दी। हाँ, ऊपर भेज देते हैं। फाइनल बिल का भी लिखा हुआ है कि फाइनल बिल एट एनी कॉस्ट 3 मंथ्स में आपको देना है, अदरवाइज मैक्सिमम 9 मंथ्स में तो देना ही देना है आपको। वो भी नहीं करते। 4-4 साल 5-5 साल हो गए, मैंने अभी काम खत्म किया 2020 का, आज 25 हो गया, टाइम एक्सटेंशन उसका सेंक्शन नहीं हुआ। 3-3 साल चीफ इंजीनियर के ऑफिस में पड़ी चिट्ठियाँ हैं, फिर जा रही है इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को डर है नहीं है, और ये हमारी नौकरी को खतरा, हमारी नौकरी को खतरा, पता नहीं किस बात का नौकरी को खतरा है। मैं तो ऑफिसर को कहता हूँ अगर आप में दम नहीं तो सीट पे बैठते क्यों, या तो यस करो या नो करो। अब सॉल्व ही नहीं कर रहे, फाइल पड़ी हुई रख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो हार के फिर मैंने अब जाकर कोर्ट में केस डाला। तो एक कोर्ट में, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट चीफ इंजीनियर को कहा कि मीन्स 2021 से एक्शन ने आपको लिख के भेजा, फिर हम लिखते हैं कि जो रिकमेंड करके भेजा, हमें डर है ये ज़्यादा पेनल्टी ना लगा दें। तो उसने क्लियर कर चीफ इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन दी भी 2021 से काम खत्म हुआ है कॉन्ट्रैक्टर का, 4 साल हो गए, ये फाइल लेकर आप कर क्या रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, इस फाइल में क्या ढूंढ रहे हो, इस फाइल को क्यों नहीं इसको अभी तक सॉल्व किया। तो विद इन मंथ इसको पूरा सॉल्व करो एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वाइड लेटर नंबर सच एंड सच। मीन्स अगर वो चाहता हुआ भी अब वो नहीं लगा सकता। अब उसको किए भी हमें 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस चीफ इंजीनियर के सर पर अभी जू नहीं रही करी। अब जाकर फिर हम उसका कंटेम्प्ट लगा रहे हैं। अब देखते 2-2.5 महीने हो गए। हाँ, 2-2.5 महीने हो गए। हाँ। जब कोर्ट का ऑर्डर आया रिट ऑफ मेंडेबस का, तो उसने कोर्ट ने बोला कि 1 महीने के अंदर वो करो, तो इसने अभी तक नहीं किया है, तो आप अब कंटेम्प्ट लगा दिया। हाँ, अब उसी का भी कंटेम्प्ट लगाई, 2.5 महीने हो गए इस चीज़ को। देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। भी कोर्ट की भी पावर है, ये सब हार के क्या, ठीक है चिट्ठियाँ लिखते रहे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट एक रूल नहीं बनाएगी कि भी ऑफिसर्स की गलती के कारण कोई चीज़ है तो कोई उनकी CR खराब करें या पनिशेबल करें। देखो कॉन्ट्रैक्टर तो होता है तो मिनट में लगा देते हैं, पेनल्टी कर देते हैं 2 and 3, नहीं भी गलत होता तब भी कर देते हैं। उसका तो मैं बताऊं ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स की। किस लिए? अपनी पावर को नहीं यूज़ करने के लिए, मतलब मिस यूज ऑफ, सही काम नहीं करने के लिए, सही को सही नहीं करते। हाँ, मतलब ये मैं ये नहीं कहता हर है, मैक्सिमम, मतलब वो उनको भी ऐसा बांध रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन वो आगे जाकर बोले तो सही। अब जैसे टाइम एक्सटेंशन हो गया, अभी लिमिट होनी चाहिए। अभी एक बार काम खत्म हो गया है तो विद इन 2 months 3 months उसका फाइनल टाइम एक्सटेंशन, बेशक पेनल्टी लगानी है जो डेट इज फाइनलाइज। अब 4-4 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, फाइनल नहीं करते, ठेकेदार का पैसे रुका हुआ है, आगे उसको टेंडर कोट करने होते हैं, उसमें कंसिडरेशन नहीं होती है, सब कुछ है। तो गवर्नमेंट को पहले एक रूल बना था आज से 20 साल पहले
एक रूल एग्रीमेंट में ही बन गया था, इसके लिए नहीं, ऑल ओवर राजस्थान के लिए गवर्नमेंट ने बना दिया था कि अगर कोई फाइल लेट होती है, कोई बिकॉज ऑफ डिसीजन, और कॉन्ट्रैक्टर लड़ता है या कोई भी आदमी लड़ता है या गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस होता है, वो उनकी पे में से काटा जाएगा। तो उस बेसिस में पूरा मैंने देखा है, बेशक लॉ डिपार्टमेंट हो, डॉक्टर का डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, और बेशक कॉन्ट्रैक्टर फाइलें यूँ घूमती, यस नो जो भी करना चलती थी, लेकिन आखिर में जाकर देखा इससे तो हमें बहुत नुकसान है, तो गवर्नमेंट ने उसको ही विड्रॉ कर लिया। लेकिन वो कंडीशन अभी रहने देते तो टेरर तो रहता, जो इनके जुल्म हो रहे हैं, जो ठेकेदार, मतलब आप ठेकेदारों की कंडीशन नहीं समझ सकते, मतलब कि क्या है पोजीशन है, रोड पे कहीं आ जाते हैं, कर्जे उठाए हुए हैं, लोग मांगने वाले पीछे पड़े हुए हैं, कि क्या क्या परेशानी है, कोई सुसाइड कर लेता है। हाँ, कोई सुसाइड भी हुए हुए हैं, लिख के जाते हैं कि इस ऑफिसर की वजह से हमने सुसाइड किया है, लेकिन उस ऑफिसर के ऊपर कोई एक्शन नहीं। मतलब ये हालतें हैं, मतलब सब चीज़ें, सब कुछ होते हुए चीफ मिनिस्टर खुद उसने लिखा था कि मुझे मालूम है ये सब अफसर खाते हैं, गलत काम है, लेकिन कोई कुछ किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं। ये नहीं मैं कहता कि सारे ऑफिसर्स गलत हैं, मोस्टली सही हैं, कुछ लोग बंदे भी हुए हैं कि भी अपनी नौकरी बचाने के लिए वो चीज़ ना करें। भी आपको पावर्स भी दी हुई हैं, जो जिसका बनता उसको तो खुद, मतलब आप तो खुद तो एग्रीमेंट की क्लॉजेस पढ़ो, 99% ऑफिसर्स हैं, अकाउंट सेक्शन है, उनको तो एग्रीमेंट का चीज़ें नहीं, क्लॉजेस नहीं मालूम। फिर हम बताते हैं, तुम नहीं मानते, नहीं गलत हो, ये इंग्लिश गलत है आपकी, ये सब गलत। बहुत तो हर कोई लड़ नहीं सकता, बहुत परेशानी है। और अब दो अच्छे लॉ बन गया, एक तो ठेकेदार क्वालिटी का काम करें, गलत काम ना करें, लेवल चाहिए, लेवल के हिसाब से काम करें, सब कुछ है, सही चीज़ के लिए लड़ें, पीछे भी ना हटें, अपनी मेजरमेंट्स चेक करें। अगर मेरे केसेस में मैं मेजरमेंट्स बना कर देता हूँ, वो एन वक्त में दूसरी वो पूरी चढ़ाते नहीं, और पता ही नहीं लगता, फिर मांगते रहते हैं, फिर कॉपी दे दो मेजरमेंट, फिर उस कॉपी लेट होती है, फिर हायर अथॉरिटी को कहते हैं, फिर कॉपी मिलती है। तो अगर हमने ये सब चीज़ें देखने लग जाए, ठेकेदार तो काम कब करेगा, क्वालिटी लानी है, सब कुछ है, तो वो तो खाली बैठा नहीं रहता। तो भी ऑफिसर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, भी जो ठेकेदार काम करता है उसको टाइमली आप पैसा दे दो, जो परेशान मत करो, जो उसने काम किया उसकी पेमेंट दो, वो हक बनता है उसका। अगर वो लेट होता है, पेनल्टी लगाते हो लगाओ, अगर वो नहीं लेट होता है डिपार्टमेंट, तो उतना अपने अंदर वो आप रखो। और कोई साथ वाला अफसर आप किसी को परेशान कर रहा है और आप देख रहे हो, तो वो अनदेखा मत करो। कोई आपका जूनियर अफसर किसी को परेशान कर रहा है, कोई आपका अफसर आप किसी को जेन्युइनली परेशान कर रहे हो, कोई नाजायज किसी को तंग कर रहे हो, तो आपका सीनियर आपको टोके, आपके आसपास वाले आपको मना करें, आपके ऑफिस के जो लोग जो काम कर रहे हैं आपको रोकें, एक दूसरे को गलत करने से रोको। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपके तजुर्बे बहुत काम आए, लोगों के काम आएंगे। ये समझ आया कि कॉन्ट्रैक्टर्स कितने परेशान हैं, ये समझ आया कि ये इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। काफ़ी ब्रीफली आपने इतने टाइम में एक समझाया, मोटा मोटा जो हमें समझ आया है। अब एक कंक्लूजन ये निकलती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स तो परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स का मसला है, कॉन्ट्रैक्टर्स के काम का मसला है, उन पे एक्शन हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, और उनको कईयों को तो पता ही नहीं अब क्या करें, बर्बाद हो गए हैं, कहीं अब प्रोसेस में हैं और कॉन्फिडेंस है कि हम गलत नहीं हैं और हमें को बचाए, और वकीलों को नॉलेज है नहीं इंडस्ट्री की, तो उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हो? किसी को मुसीबत में है और वो आपकी हेल्प चाहता है, वो कहीं भी बैठा है, आप सब की राजस्थान वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प कर सकते हो, या पूरे इंडिया में कहीं कोई बैठा है कॉन्ट्रैक्टर और परेशान हो रहा है, उसको आपकी एडवाइस चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, और वो आपसे कैसे हेल्प ले सकते हो? आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हो? मैं तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर सबके हेल्प कर सकता हूँ। राजस्थान वालों के लिए ये बेनिफिट है हेल्प का कि मुझे राजस्थान के रूल्स मालूम है, भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लिमिटेशंस है, राजस्थान की क्या फीस है, वो आपको मिल भी सकते हैं आगे। हाँ, मुझसे मिल सकते हैं, बाहर वाले भी मिल सकते हैं। मैं उदयपुर में रहता हूँ, जो बाहर वाले हैं वो भी मैं उनको राय दे सकता हूँ, बता सकता हूँ ये है क्लेम। बाकी उनकी स्टेट में कैसे चलता है, मीन्स एडवोकेट, वो बाकी एडवोकेट बताएगा, बाकी केस कुछ तो सब बन जाए। मतलब आपके जो भी क्लेम बनते हैं जेन्युइन, उनका सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे जो कुछ भी बनाए एग्रीमेंट चाहिए। आप तो सबसे पहले जब भी कोई काम करो एग्रीमेंट लो, क्योंकि एग्रीमेंट्स पे कंडीशंस बदलती रहती है, तो वो जो काम होना है एग्रीमेंट के, एग्रीमेंट एक तरह से हमारे लिए बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ समझो, गीता समझो, वो दैट इज द मेन थिंग, जो उसमें लिखा है वैसे ही काम होना है। तो आप तो जैसे आपको वर्क ऑर्डर मिलता है, सबसे पहले एग्रीमेंट की कॉपी लीजिए और वर्किंग ड्राइंग्स लीजिए, लिख के सब कुछ राइटिंग में दीजिए, एस्टीमेट की कॉपी मांगिए, इनको पूछिए कि हमसे कौन सी जगह में आपने क्या काम कराना है, क्योंकि टेंडर में कहीं नहीं होता कि आपको इस आरडी में, इस चेन में ये काम कराना है, परटेन टू द वर्क।
तो वो आप उनसे सब लीजिए। उसके अलावा कोई काम वो आपसे कराते हैं तो आप कीजिए, क्यों नहीं करोगे तो ये तो एक्शन ले लेंगे, इनका कुछ नहीं जाता। तो आप काम कीजिए, काम खत्म करके उसके ऊपर कोई फालतू खर्चा आता है या कुछ है, आप उसको भी क्लेम करके ले सकते हो। काम आप जैसे बाई हुक एंड क्रुक, जो जैसे अफसर कहता है काम खत्म कीजिए। तो काम क्लेम में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, मैं क्लेम कर, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पूरी एक आपके एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए, प्लस उसके बाद जो भी आपकी कॉरस्पॉन्डेंस है वो कीजिए, वो चाहिए। उसके बाद फिर जो जिनाइन हो गए, जैसे जैसे आप जो जेन्युइन केसेस हैं, जैसे जैसे आप गाइड करोगे, वो आपकी बात मान के आपके हिसाब से चलें, तो आप उनके क्लेम उनके मैं तो अभी तक देखो अधिकतर तो मैं अपने लिए ही लड़ता हूँ, मैं औरों के किए बहुतों की कम की करते हो अभी इतने सारे। हाँ, अब कर रहा हूँ, जो बहुत परेशान थे कर रहा हूँ, अब मैं करने लग गया हूँ। मैं देखा कि ठेकेदारों की मेरा हालत देखी नहीं जाती कि मतलब इतनी बुरी तरह इनको क्रश कर रखा है, और नॉलेज नहीं इसलिए क्रश कर रखा है। मेरे को भी जैसे क्रश करने छोड़ते नहीं है, तो औरों को तो चलो ठीक है, क्या कहूँ मैं उनके लिए, दया आती है इनके ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर। और प्लस एक गवर्नमेंट को कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए, जैसे आप ठेकेदार को पेनलाइज करते हो, ऐसे कोई ऑफिसर इंटेंशनली कोई गलत करता है, उसकी सीआर काफ नहीं करो, प्रमोशन रुको, या जो कोई इंटरेस्ट लड़ता है उसके इंटरेस्ट में से जो पैसा है उनकी तनख्वाहों में से काटो। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे कुछ बनाना चाहिए। जब तक इनका नहीं होगा डर, तो कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। जो लोग परेशान हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो भी परेशान हैं, उनके क्लेम्स बनने हैं और वो क्लेम करने हैं, उन्होंने कमर्शियल कोर्ट जाके अपनी जो उनका लॉस हुआ है या जो उनको कम पेमेंटें मिली हैं उनको फाइट करके अपने क्लेम ले सकते हैं। और अभी इस कन्वर्सेशन से आपको समझ आ गया होगा कि मिस्टर हरमिंदर सिंह जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर, और वो आपको समझते हैं, आपके काम को समझते हैं। जैसे आप इस पूरे कन्वर्सेशन में ये क्लियर होगा कि ये नॉलेजेबल हैं, इनका इतना तजुर्बा है, इतने अलग अलग तरीके के लोगों से डील किया हुआ है, ऑफिसर से डील किया हुआ है, और इतने मुश्किल से मुश्किल काम किए हुए हैं, आसान से आसान काम किए हुए हैं। तो इनके लिए क्लेम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो अब अगर किसी को भी इनकी हेल्प चाहिए, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में, स्पेशली वो राजस्थान में आसपास हैं, तो इनसे आके मिल सकते हैं। और अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, इनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, और अपना केस इनके साथ डिस्कस करो, इनकी कंसल्टिंग लो, और फिर इनके गाइडेंस में जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं वैसा क्लेम आपके लिए बनवाएंगे, आपके साथ काम करेंगे। और वकील आपकी पसंद का या इनके रिकमेंडेशन से जो भी आप हायर करते हो उनको हायर करो, और अपना क्लेम कमर्शियल कोर्ट में डालो। और अपनी या कोई और प्रॉब्लम भी है विद द डिपार्टमेंट, वो भी आपको गाइड करेंगे। और अगर क्लेम है तो कमर्शियल कोर्ट में डाल के 2-3 साल में उसके रिजल्ट आते हैं, ताकि आपका फंसा हुआ पैसा बाहर आए, आप अपनी जिस मुसीबत से निकल रहे हो उससे आराम से निकलो। आप अगर कॉर्पोरेट कंपनी हो, बड़े टेंडर्स लेते हो, और आप उनको एज ए एडवाइज़र इनसे कंसल्टिंग लेना चाहते हो, तो भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल टेंडर्स आप डालते हो हर साल और आगे बढ़ते रहते हो, पीछे के कॉन्ट्रैक्ट जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे नहीं हुए हैं या हुए हैं, उनके भी क्लेम्स पेंडिंग है और आपका पेंडिंग काम चल रहा है, तब भी आप इनकी एज ए कॉर्पोरेट इनकी आप एडवाइस ले सकते हो और कंसल्टिंग इनके साथ बुक कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वी विल ट्राई कि अगर आपके इनसे आंसर लेके आपको दिला पाएँ। इनका नंबर, इनकी ईमेल आईडी, वेबसाइट इस वीडियो में नीचे मेंशन करेंगे, ताकि आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाओ और अपने क्वेश्चंस अपनी इनके साथ जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो डायरेक्टली बुक कर लो, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई आपको दिक्कत हो, आपके पास एक रिलायबल सोर्स है जो आपकी हाथ पकड़ के हेल्प कर सकता है आपके क्लेम्स के लिए, आपके केसेस में। चाहे आपका 1 केस है, 2 केस हैं, 5 केस हैं, जितने भी हैं, इनके पास जैसे जैसे बताएंगे, जितना टाइम होगा और जो इनकी फ़ीस होगी वो आप डिस्कस करके अपना केस डिस्कस करो और अपना क्लेम लगाओ, और फ्यूचर में आगे ठोक के काम कर पाओगे, हिम्मत से कर पाओगे, अगर आपके पास इनका सपोर्ट होगा कि हरमिंदर जी बैठे हैं, हमें दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे बोलें वैसे वैसे आप अपना काम करो, अपने टेंडर्स लो। और अगर कोई टेंडर ले लिया है, टेंडर पे काम करते हुए साथ साथ सलाह चाहिए, तो भी ये हेल्प करते हैं कि आपका टेंडर लिया हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में गलती ना हो, सही टाइम पे सही चीज़ें हो जाएं, तो भी हेल्प करते हैं। नए कॉन्ट्रैक्टर हो, नया तजुर्बा है, अभी नहीं है और काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट ले लिए हैं और साथ साथ सलाह चाहिए, तो भी इनकी पेड कंसल्टेशंस होती हैं। इनके साथ आप अपॉइंटमेंट करो, डिस्कस करो कि हम ये कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट लिया, इसका इतना ये कैसे कैसे करें, ये वो भी सिखाएंगे, समझाएंगे, बट इनके पास टाइम होना चाहिए। तो बहुत बिजी हैं, बस इनसे आपको जो हेल्प चाहिए वो ये कर पाएंगे, जो मुझे बहुत उम्मीद है और इनको भी कॉन्फिडेंस है, बट वो आपको बात करनी पड़ेगी उसके लिए आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम दोबारा ये ऐसी वीडियो बनाएंगे और इसी से रिलेटेड और डीप
डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हों, टेंडर से रिलेटेड हों, सरकारी काम से रिलेटेड हों, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हों। तो कीप वॉचिंग और चैनल को भी इनके सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।